Edge Talks, unfiltered, unstoppable. तो इतनी हसल करो, इतनी मेहनत करो कि लोग लीगल पैसे भी इलीगल बोले। मुझे तो ये लगता है, मतलब यू हैव मेड इट कि जब आपको लोग बोलने लग जाए ना कि नहीं भाई ऐसा, और र्यूमर्स है यार, लोगों का काम है बोलना, कहाँ है क्या है कुछ भी नहीं। वो कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, कोई नहीं चाहेगा यार आप आगे बढ़ो। क्यों चाहेगा ना कोई, सिवाय आपके पेरेंट्स के, आपके पार्टनर के, शायद वो भी कोई लोगों के नहीं चाहते होंगे। बहुतों का ना नेचर होता है लड़ना, कि वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब आई सीन इन दिस इंडस्ट्री, बट मुझे लगता है आप किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते। बोलने दो ना जिसको जो बोलना है, आप अपना आगे चलो। मैंने बहुत सारी गर्ल्स ऐसी देखी है जिनके बैग में पैसे नहीं होते और वो इतने महंगे महंगे बैग लेके घूम रही है, असली है नकली है मुझे नहीं पता, मैं कुछ कमेंट पास नहीं करूंगी, बट मुझे लगता है आपका ना बैकअप स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आज तक बिजनेस क्लास में नहीं बैठी तो मैं नहीं बैठी, और मैं प्राउडली बोलूंगी कि मैं नहीं बैठी, क्योंकि मुझे वर्थ इट ही नहीं लगा। मैं 3-3, 4-4 घंटे की फ्लाइट के लिए बिजनेस क्लास नहीं लूंगी भाई। मेरे को अगर 50,000 की टिकट मिल रही है तो मैं 2 लाख की टिकट नहीं वेस्ट करूंगी। छोटे से स्टार्ट करो और धीरे धीरे करके, मैं ना ए से सीधा जेड पे जंप कर रही थी। मेरे हिसाब से छोटे छोटे मिनी स्टेप्स ही ना आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। राहुल नहीं होता ना तो शायद मैं ही नहीं होती, दिव्या ही नहीं होती, जिसने कभी कुछ पता ही नहीं इंटीरियर कितने का होता है, कौन सी जगह क्या, बस वो एक जिद थी मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। फिर राहुल ने मुझे बोला दिव्या स्टार्ट कर, लेकिन छोटे से स्टार्ट कर, आइडेंटिटी बनानी है, नाम होना चाहिए परमानेंट मेकअप में, यू नो हर जगह होनी चाहिए दिव्या 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 दिव्या। देखो पापा के पैसे उनके हैं, ठीक है, जो मेरा हस्बैंड होगा वुड भी उसके पैसे उसके हैं, लेकिन जो मेरे पैसे हैं और खुद डिसीजंस लेना, कुछ खरीदना है, कुछ करना है, मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता। और मुझे जो सही लगता है मैं वो इंस्टाग्राम पे आके करती हूँ। मैं कोई फिल्टर्स नहीं रखती हूँ कि भाई मैं कुछ बोल रही हूँ कुछ है ऐसा, जो मैं हूँ रियल हूँ। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ एच टॉक्स। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी लड़की से जिसने दिल्ली में टफ कंपटीशन होते हुए भी अपने नाम बनाने के लिए बिल्कुल हार नहीं मानी और वो लड़ती गई। स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल प्रेशर और नेगेटिविटी के होने के बावजूद भी उसने अपनी ड्रीम लाइफ को फॉलो किया और अपना पैशन बनाया। प्लीज़ वेलकम दिव्या खंडूजा। वेलकम टू द शो दिव्या। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आपने पहली मेरी इतनी तारीफ कर दी। रियली लव्ड इट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं मुझे पता है, एंड लेट्स डू इट। सबसे पहले दिव्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से, आपके बचपन से। यार अर्ली लाइफ की अगर हम बात करें तो आई गेस सबकी लाइफ में इतना स्ट्रगल तो नहीं होता होगा जितना मेरी लाइफ में था, बट मैंने उसको ओवरकम किया बिकॉज जॉइंट फैमिली थी, सबके अपने परसेप्शंस थे मेरे करियर को लेके। जब करियर की अगर हम बात करें, मैंने करियर भी एक परस्यू किया, वो भी एक स्ट्रगल था मेरी लाइफ में कि उस टाइम पे ना मेकअप होता था, सिर्फ मेकअप ही मेकअप, हर जगह मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती थी मेकअप सीख ले मेकअप सीख ले, बट मैं ना वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करती थी। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना अपने करियर को लेके कि नहीं परमानेंट मेकअप बहुत अच्छा जाएगा, बट उन्हें तो लगता था ना आईब्रोज करेगी 20-25 रुपये वो पार्लर वाली दीदी टाइप ऑफ थिंग, एंड आज मैं 25,000 चार्ज करती हूँ। मतलब देयर वाज अ वेरी गुड शिफ्ट। 25 रुपीज़ से पापा को मैंने वो फील करवाया कि मैं आपको प्राउड करूँगी एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बट हाँ थोड़ा स्ट्रगल था, बट ठीक है, स्ट्रगल तो होता ही है आई गेस। सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप बचपन से ही इंटरनेशनल ब्रांड से मोटिवेटेड थी या बाद में इंस्पिरेशन ली और मोटिवेट हुई? यार मुझे ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना था। मतलब मैं इनिशियली स्टार्टिंग से ही ना मैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती थी, लोग इंटरनेशनली क्या कर रहे हैं, बाहर के क्या ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, तो मुझे उसी में कुछ इंटरेस्ट होता था। और ना मुझे ना वो भेड़ चाल वाला नहीं करना था, सब मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, या सब टीचर बन रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, मतलब बड़ी बेसिक कैटेगरीज थी। मुझे ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना था, एंड मेरा ना थोड़ा ब्यूटी फैशन इसमें हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो ठीक है, मैं वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करती थी। वहाँ पे परमानेंट मेकअप, आई स्पेशलाइज फॉर परमानेंट मेकअप राइट। तो परमानेंट मेकअप बहुत ज़्यादा ट्रेंड था तब, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि परमानेंट मेकअप इंडस्ट्री इतना बूम करेगी। छोटे से सपने लेके मतलब बस चल गई थी, पेरेंट्स से भी अलग, फैमिली से भी अगेंस्ट, मतलब कोई भी नहीं था सपोर्ट करने के लिए, बस अपने वो सपने थे कि नहीं 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 कुछ करूँगी। एंड जब मैंने परमानेंट मेकअप परस्यू करा था ना, तो परमानेंट मेकअप में ना कोई स्कोप ही नहीं था, मतलब कोई चांस ही नहीं था, बिकॉज इंडियन क्लाइंट्स इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते थे ना। मतलब जो सेंसिबल होगा, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता था परमानेंट मेकअप क्या है। परमानेंट मेकअप तो यूजुअली लोग बाहर ही जाके करवाते थे, जो भी 1% ऑडियंस कराती थी, 99% को तो पता ही नहीं होता था परमानेंट मेकअप है क्या। तो वो एक बैरियर भी था, बट फिर वो जर्नी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो फैशन या ट्रेंड्स का कोई सबसे पहला फैसिनेशन याद है?
यार यही कि मैंने टैटू देख रही थी मैं कि टैटू बनवाना था मेरे को, बहुत उस टाइम पे ना बहुत टैटूज चलते थे, तो टैटू स्क्रॉल करते करते आप जैसे इंस्टाग्राम पे एल्गोरिथम होता है स्क्रॉल करते हो ना, कुछ वैसा वैसा आता है, तो परमानेंट मेकअप भी कुछ वेस्टर्न कल्चर्स में आ रहा था। एंड वहीं से मुझे इतना फैसिनेटिंग लगा ना कि यार परमानेंट आईब्रोज हो जाएंगी, मतलब परमानेंट मेकअप हो जाएगा, मतलब स्वेट फ्री एंड यू नो मेंटेनेंस फ्री, रोज आपको आईब्रो में पेंसिल नहीं करनी है, रोज लिप कलर नहीं लगाना, एंड आप परमानेंट कर दोगे आईब्रोज को या लिप्स को। तो बड़ा फैसिनेटिंग था कि मतलब मेरे को ना शुरू से ही बहुत अट्रैक्ट किया परमानेंट मेकअप ने अपनी टूवर्ड्स, बट अगेन आई वाज वेरी कंफ्यूज इनिशियली कि पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा, बट हियर आई एम। तो आपने इसको अपना करियर बनाने का कब सोचा? इनिशियली बैक देन मैंने 12th पास करा था, 12th में ही मतलब मेरा थोड़ा माइंडसेट था, लोग कहते हैं ना क्या करना है आगे कॉलेज में क्या करना है, मैंने कॉमर्स ली थी, तो मेरे को कोई साइंस वाइंस डॉक्टर पापा तो बोलते आईएएस ऑफिसर बनना है, मैं और आईएएस ऑफिसर मैं नहीं बन सकती थी, मतलब पढ़ाई में मेरा इतना नहीं था, तो लोग मतलब फैमिली तो ये कहती थी अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप, है ना, डिग्रीज ही होती थी तब के टाइम पे, मेकअप आर्टिस्ट एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री थी। सो बैक देन ना सभी यूजुअली मेकअप आर्टिस्ट बन रहे थे और मेरे को ना कुछ आउट ऑफ द ब्लू करना था, तो तभी मैं वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करती थी। वेस्टर्न कल्चर्स में परमानेंट मेकअप बहुत ज़्यादा हिट था, मतलब मेरे को आज भी मेरी वो वाली फ्रेंड याद है, मैं नाम नहीं लूँगी, मे बी वो पॉडकास्ट देख ले, तो मेरी वो फ्रेंड थी, उसने बोला था दिव्या तू कुछ भी मत कर, मैं तेरे को कह रही हूँ हम मेकअप करते हैं, एक तो परमानेंट मेकअप मुंह पे चढ़ा हुआ है, हम मेकअप सीखते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे एंड मेकअप ही बूम करेगा, वो भेड़ चाल वाला सीन अगेन। एंड उसने मेकअप सीखा, मैं थोड़ा मतलब आई वॉज ऑलवेज लाइक अ स्लो मूवर, मैं ना बहुत जल्दी क्विक डिसीजन नहीं लेती, मैं आराम से सोच के समझ के, मतलब आपका करियर है ना, आप बहुत क्विक डिसीजंस नहीं ले सकते। तो शी ऑप्टेड फॉर मेकअप, उसने अपना प्रोफेशनल मेकअप करा, शी स्टार्टेड स्ट्रगलिंग एंड मेकअप पे अपना नाम वाम बनाना शुरू किया। एंड मैंने परमानेंट मेकअप मैंने थोड़ा रुक के किया परस्यू अपना परमानेंट मेकअप, लेकिन आई वॉज वेरी श्योर मैं जो भी करूँगी ना, क्योंकि इधर खाई इधर कुआ था मेरे पास, आई हैड नो चॉइसेस, मतलब फैमिली से भी अगेंस्ट होके कर रही थी, कोई सपोर्टर तो था ही नहीं थी, मतलब फैमिली होती थी आई गेस बैक देन, तो मुझे था कि दिव्या करना ही है, चकदे फट्टे करने, मतलब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू इट। तो मेरे को था मैं जो भी करूँगी ना बहुत अच्छे से करूँगी। देन मैंने परमानेंट मेकअप किया एंड टुडे आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी पहले पुराने फ्रेंड्स थे सब मेरे साथ टच में हैं, मतलब जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं, जो ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं, उनका तो अलग ही मज़ा होता है ना, एक वाइब एक सुकून होता है आपके ओल्ड फ्रेंड्स में। तो आज अगर मैं देखूं तो जिसने मेकअप किया था एंड मैंने परमानेंट मेकअप किया था, आज वो एक एलवी के स्टोर पे काम करती है एंड शी इज़ अर्निंग लाइक 60,000 अप्रॉक्स इन अ मंथ, एंड वेयर एज मैंने परमानेंट मेकअप ऑप किया, तो मतलब नंबर्स नहीं बोलूँगी, बट अगैन परमानेंट मेकअप एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री रही है मेरे लिए। मतलब आई थिंक आपको ना हमेशा आउट ऑफ द ब्लू जाना चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए, एंड प्लस गुरुजी है मेरे साथ, गुरुजी तो मेरे को डायरेक्शंस देते ही हैं, चाहे मैंने धीरे किया लेकिन मैंने ऐसा किया कि मज़ा आ गया। एंड मुझे जब मैं छोटी थी मुझे पता भी नहीं था परमानेंट मेकअप में मैं इतना कर जाऊंगी, मतलब मैंने मांगा थोड़ा था शायद, बट मुझे उससे कहीं ज़्यादा दिया गुरुजी ने, तो सब कुछ गुरुजी ने किया। मैं तो ये कहूँगी वही मेरी, मतलब मुझे डायरेक्शंस देते थे, वही मेरे मम्मी पापा, सब कुछ है। मतलब भगवान जी पे आप ट्रस्ट करना शुरू करो। अगर आप एक मतलब किसी भी पावर को मानते हो ना, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, मैं ये नहीं कहूँगी गुरुजी को मानो, कोई भी रिलीजन कोई भी पावर को आप मानते हो तो दिल से मानो, अपने आप को सरेंडर कर दो, और क्या से क्या हो जाएगा ना आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आपको फैमिली का सपोर्ट बचपन से था? कोई ऐसे मोमेंट्स जब आपको लगा हो कि हाँ मुझे अपना पैशन फॉलो करना है? ये फैमिली का सपोर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं था, बिकॉज माई मॉम डैड आर सेपरेटेड, ऑलमोस्ट सबको ही पता है, एंड मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ इस बात को। पहले ना मैं बहुत बैकलैश करती थी, मतलब मेरे को एक ट्रॉमेटाइज्ड फील होता था कि यार घर पे अलग, बट मेरे को लगता है ये ना सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। आप अपने दिल से गुरुजी को मानो या किसी भी पावर को मानो, वही आपके लिए सब होते हैं, एंड मतलब गिर के उठो, ठीक है। एंड स्ट्रगल्स तो रहते ही है, प्लस फैमिली का सपोर्ट तो इतना नहीं था। इवन मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, तो पता ही है थोड़ा होता है कि नई लड़की है, गर्ल है, तो इतना नहीं करना, जल्दी से शादी कर दो, मतलब। और मुझे ना शुरू से आइडेंटिटी बनानी थी अपनी। आई वॉज लाइक कि नहीं दिव्या शादी तो नहीं करनी, और स्पेशली जब मम्मा पापा को अलग देख लिया उस टाइम पे तो मेरे माइंड में ऐसा था नहीं शादी अभी नहीं करनी, मैं ऐसे कुछ वो नहीं हो गई कि कुछ गलत है शादी, बट मुझे था मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊं, इंडिपेंडेंट हूँ,
एंड यू नो पीपल शुड नो मी इन अ गुड वे एंड देन आई विल टेक ऑल द डिसीजन. मतलब मैं बहुत स्लो मूवर रही हूँ, मैं धीरे धीरे डिसीजंस लेती हूँ, लेकिन जब लेती हूँ वो बहुत अच्छा लेती हूँ, वो भी सिर्फ गुरुजी की वजह से. डिप्रेशन ने आपके इमोशंस और कॉन्फिडेंस पर क्या फ़र्क डाला? क्या आपको कभी लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए? यार देखो, मैं शायद गुरुजी की बेटी हूँ, तो मैंने तो गिव अप नहीं करा. शायद कोई और होता ना, जितना स्ट्रगल सीरियसली मैंने देखा है ना, तो कोई भी गिव अप कर देता. अगर मैं उस फेज को याद करूँ ना, तो वो फेज इतना डिफिकल्ट था, क्योंकि यार आप आई वाज 6 या 7 years ओल्ड जब मॉम डैड सेपरेट हुए. एंड जो एक मम्मा पापा का आपके ऊपर साया होता है ना, वो कोई नहीं दे सकता. बट अगैन मेरी दादी हैं, मतलब शी इज़ वेरी 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 स्वीट. उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा थ्रू आउट. जैसे घर में कोई भी बात होती थी, बड़ों से ज़्यादा नहीं बोलना है ना. मम्मा पापा नहीं होते तो आपको जॉइंट फैमिली में लोग कुछ भी बोल देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं होती है ना, आपको मतलब गिराते हैं एंड यू नो नहीं चाहते आप आगे बढ़ो या काम करो या कुछ भी. बट मेरी दादी, मैं रोती थी. मेरा ऑलमोस्ट कोई ऐसा दिन नहीं होता था लाइफ का जब मैं ना रोऊं. एंड मेरी दादी हमेशा सिर्फ यही बोलती थी कि बेटा तूने दिल पे नहीं लगानी बात, एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दे और तू आगे बढ़, सिर्फ आगे बढ़. और मेरे को प्यार करती थी है ना. मेरे रूम में एसी भी नहीं होता था. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब मैं अपने बेड को ना गीला करती थी, गीला करके आई यूज्ड टू स्लीप. मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स. बट आई बिलीव कि ठीक है, मतलब मैंने एक्सक्यूज़ नहीं करा. मतलब मैंने एक्सक्यूजेस, अगर मैं चाहती तो मैं शायद उस टाइम पे किसी नशे में पड़ जाती, या कोई गलत हरकतें, कोई गलत आदत, या सीधा शादी कर लेती, या मतलब कुछ भी कर लेती. बट पता नहीं, वो गुरुजी की गाइडेंस थी, वो एक पावर थी जो मेरे साथ थी. मैं भगवान जी में ना शुरू से बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा. तो स्टार्टिंग से ही मुझे था कि नहीं, मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, बिकॉज दिल से मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया. दादी ने सिर्फ एक रूल सिखाया था जो मैं आज तक फॉलो करती हूँ. आपने किसी का दिल नहीं दुखाना. अगर आप किसी का दिल दुखाते हो ना, तो उस मतलब आपने दिल नहीं दुखाना. बस दिव्या तू करती रहे. अगर आगे से देखो कोई भी कुछ भी बोलते हैं ना, तो दिल मत दुखा, तो आगे से जवाब मत दे. इमेजिन मुझे कोई भी कुछ बोलता था ना, मैं जवाब ही नहीं देती थी. आई यूज्ड टू, एक छोटा बेबी नहीं होता, एक सहम जाती है बच्ची टाइप, यू नो. मतलब पापा को बोलूंगी तो उनकी पर्सनल लाइफ खराब होगी, मम्मी को बोलूंगी इनकी पर्सनल लाइफ खराब होगी. तो मैं बस सो जाती थी और चुपचाप, मतलब आवाज भी नहीं आती थी रोने की, चुपचाप सोती थी और रोती रहती थी. फिर खुद ही चुप हो जाती थी, फिर रोती थी, फिर खुद चुप हो जाती थी. तो मतलब ऐसे. तो आपके इस चाइल्डहुड ट्रॉमा ने आपके डिसीजन मेकिंग और रिस्क टेकिंग अप्रोच को कैसे शेप किया? यार और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो गया. मुझे लगता है आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो आप गिर जाओ या बहुत ज़्यादा उठ जाओ. अगर मैं उस टाइम पे गिर जाती तो मैं सबको राइट प्रूफ कर देती ना कि नहीं, बेटी है या घर की लड़की है या कुछ नहीं कर सकती. मुझे तो उतनी ही तेज़ी से उठना था ना, तो मैं उतनी ही तेज़ी से उठी. मैंने कुछ अपने दिमाग पे नहीं लगाई, दिल पे नहीं लगाई बात, बल्कि मैंने और पॉजिटिव किया अपने आप को कि दिव्या और अच्छा करना है. अगर तेरे को कोई डीमोटिवेट कर रहा है, नीचे गिरा रहा है ना, तेरे को और अच्छा करना है. मेरे 12th के एग्जाम्स होते थे, आई स्टिल रिमेंबर, आई वोंट नेम द फैमिली मेंबर. मेरे 12th के एग्जाम्स पे ना टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज हो जाती थी कि मैं पढ़ूँ ही ना. मेरी ट्यूशंस जाना मुझे अलाउड नहीं होता था. आफ्टर 8 o'clock आई वॉज नॉट अलाउड टू स्टेप आउट. मतलब इतने रिस्ट्रिक्शंस होते थे. एंड अगर वो कहते हैं ना बचपन की टाइम पे ऐसा होता था कि अगर बाहर निकल रही है लड़की तो 8 बजे के बाद नहीं जाना, क्या कर रही है ये वो. तो मतलब मुझे ना सबके मुंह पे ना ऐसे करना था कि भाई मेरे को मुंह से जवाब नहीं देना है, मुझे अपने एक्शन से जवाब देना है, मुझे अपनी सक्सेस से जवाब देना है. एंड आज जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, मतलब आई एम सेल्फ मेड, विच इज़ अ, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मतलब अगर मैं अपनी वो पुरानी सी छोटी सी बच्ची को देखती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ यार मैं कभी इधर पहुँच पाती, मैं इतना कर पाती. बट मैं फिर कहूँगी कि आप सिर्फ अच्छे रहो, दिल के अच्छे रहो, किसी के साथ गलत मत करो. अगर आपको कोई बोल रहा है ना, तो चुप हो जाओ. जवाब देके गंदा बनने का कोई फायदा नहीं है. आप जितना सीधी राह पे चलोगे ना, गुरुजी आपको उतने टाइम ऊपर लेके जाएंगे. सिर्फ सरेंडर कर दो अपने आप को, और कभी गलत मत करो किसी का, कभी किसी का दिल मत दुखाओ. तुम्हारी वजह से कोई रोना नहीं चाहिए. यार आज मैं रोई ना, मैं आपको एग्जाम्पल क्या ही दूँ. मतलब जो फैमिली मेंबर मेरे को कुछ बोलते थे ना, आज उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है. मतलब इसलिए मैं कहती हूँ कर्म अच्छे करने चाहिए. आप किसी का दिल मत दुखाओ, कर्म अच्छे करो, सिर्फ सीधी राह पे चलो, स्ट्रेट चलो, इधर नहीं उधर नहीं, सिर्फ स्ट्रेट चलो. एंड अगर आपको कोई भी कुछ बोल रहे हैं ना, तो जवाब गंदगी का गंदे मुंह से नहीं देना है. सिर्फ अच्छे रहो, अच्छा बोलो, स्मॉल सी स्माइल एंड सीखो.
आप कैसे उतनी तेजी से और आगे कैसे बढ़ोगे? तो मेरी लाइफ का तो यही वेरी है। ट्रू। तो दिव्या, ये तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ बताई, बट वी आर वेरी एक्साइटेड जानने में कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, आपने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ठीक है, तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एक छोटे से अपने घर से, मतलब नानी का रूम होता था, उसी को मैंने मेकओवर किया एंड वहीं पे मैंने छोटा सा बेड लगाया बिकॉज मैं परमानेंट मेकअप करती थी एंड कोरोना का टाइम आई स्टिल रिमेंबर। इनिशियली तो मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, मैंने कोर्स किया, आई लर्न इट फ्रॉम दुबई एंड ऑस्ट्रिया एंड उसके बाद मैंने बहुत मॉडल्स करी, मतलब शायद इतनी मॉडल्स करी ना लोगों ने, मतलब कोई भी इतनी मॉडल्स नहीं करता जितनी मॉडल्स मैंने प्रैक्टिस करी थी, सो दैट जब भी मैं क्लाइंट करूँ ना तो क्लाइंट पे कुछ गलत नहीं होना चाहिए बिकॉज परमानेंट मेकअप है। तो मैंने स्टार्ट अपनी जर्नी तो बेसिकली लर्न करने से करी थी परमानेंट मेकअप एंड अभी भी मैं अपग्रेडेशन कोर्सेज करती रहती हूँ। बट जो एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी जहाँ से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा था वो था मेरी नानी का घर एंड नानी के घर में छोटा सा रूम मैंने लिया एंड रूम में मैंने एक बेड लगाया एंड अपने इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से, वो क्लिनिकल वाइब दे दी पूरी। एंड कोरोना टाइम था तो कोरोना के टाइम पे तो आप ना मतलब इतने लोगों को एक साथ नहीं बुला सकते थे, तो जय गुरु जी शुरू से मेरा काम बहुत अच्छा था, मेरा नाम बहुत ज़्यादा हो गया था मतलब परमानेंट मेकअप में। तो नीचे ना पार्किंग में लोग वेट करते थे, मतलब छोटी सी एक स्पेस होती थी, पार्किंग भी नहीं कहूँगी मैं, छोटी सी एक स्पेस होती थी, मतलब जैसे गली होती है ना, गली में आप कितनी गाड़ियाँ लगा लोगे, तो वहाँ पे लोग वेट करते थे। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी आसपास वाले लोगों को कि भाई भीड़ लगी रहती है, इधर गाड़ियाँ 3-4 खड़ी रहती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे करके तो आसपास भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। प्लस कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम पे ना नानी इज ओल्ड, कोरोना के तो आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं ना, तो उस टाइम पे आप इतने क्लाइंट्स नहीं बुला पाते सकते थे। तो मैं फिर भी, नानी मुझे बोलती थी मैं उस मतलब उस साइड उस पोर्शन ऑफ घर में रहूंगी, आप इधर अपना प्रैक्टिस करो, काम करो, क्लाइंट्स करो, बिकॉज ना क्लाइंट्स को सच में मतलब बहुत क्रेज हो गया था एकदम से करवाने का। इनिशियली तो मैं दिन में 100 क्लाइंट्स कंसल्ट करती थी, मेरे पास इंक्वायरीज आती थी ना, मैं ही सब कुछ थी, मैं ही मैनेजर थी, मैं ही क्वायरीज कंप्लीट करती थी, मतलब मैनेजर बन के बात करती थी मैं दिव्या बन के बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरी ना आवाज़ शायद ना लोग पहचान जाते थे, तो मैं मुंह पे कपड़ा रखती थी और मैं एज अ मैनेजर, यस मैम कॉलिंग फ्रॉम दिव्या खंडूजा सैलून, या मतलब दिव्या खंडूजा या कुछ भी ऐसे करके, स्टूडियो जो भी बोलती थी, अब सैलून की आदत हो गई है, तब तो स्टूडियो बोलती थी। एंड घर पे फिर धीरे धीरे ना मेरे पास ना बहुत सारे क्लाइंट होते थे, और नानी बोलती थी कि बेटा, अब नानी को भी कुछ टाइम बाद ना, क्योंकि कोरोना के सीरियस केसेस आने लग गए थे, नानी को भी थोड़ा मतलब लगा कि बहुत सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना पड़ रहा है, बहुत कुछ। तब मैंने सोचा कि मैं ना अब मुझे ज़रूरत है अपने स्टूडियो को खोलने की। तब मैंने अपना फर्स्ट स्टूडियो का प्लान किया था। 2020 में बात कर रही हूँ मैं, जब मैं नानी के घर करती थी, फर्स्ट लॉकडाउन आया था। लॉकडाउन के बाद मैं थोड़े प्रिकॉशंस लेके क्लाइंट्स कर लेती थी घर पे ही। 2021 कोरोना लॉकडाउन से पहले की बात बताती हूँ, मैंने ना एक जगह फाइनलाइज कर ली थी एंड वो ना, मतलब मैं इतनी बच्ची सी, बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं होती थी बैक देन, अगेन मेरे को कोई नॉलेज नहीं होती थी क्या स्टूडियो, क्या कुछ, कितने का इंटीरियर, क्या। बड़ी फनी बात बताने वाली हूँ मैं आपको, मैं ना बेसमेंट फाइनल कर ली थी 200-250 गज की, फर्स्ट स्टूडियो जो था मेरा 200-250 गज का, कोई आप समझो ना कोई गाइडेंस ही नहीं थी, क्या करना है कुछ नहीं करना, बस जगह मिल रही है रेंट पे, ठीक ठाक रेंट था, 1 लाख समथिंग रेंट था, ठीक नहीं था तब तो बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा था। पता नहीं मैंने क्या सोच के ओके कर दिया, मैंने रेंट भी दे दिया था, सिक्योरिटी भी दे दी थी। हमारे एक अंकल थे, चड्डा अंकल, ईस्ट पटेल नगर में, तो उनको हमने रेंट सिक्योरिटी पकड़ा दी, चेक दे दिया एंड आप सोचो मेरे अकाउंट में टोटल 5 लाख बचे थे, सिर्फ 5 लाख थे। आर पार वाली गेम थी, या दिव्या कर जाएगी या गिर जाएगी, ऐसे वाला, मतलब कल का भी नहीं पता था कल क्या करूंगी, पैसे चाहिए होंगे या कुछ। मैंने जगह फाइनलाइज कर ली बेसमेंट वाली, ठीक है, 200-250 गज की। मैंने ना एक इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, मतलब वो भी मेरा एक फ्रेंड है सिद्धांत, अगर वो देख रहा होगा तो, और मैंने उसे बोला कि ना 5 लाख का बजट है सिद्धांत, 5 लाख में ये ना पूरा इंटीरियर करना है, सारे इंस्ट्रूमेंट डालने हैं, सब कुछ डालना है। राहुल और मैं तब साथ थे, तो इतनी पुराना राहुल और मैं एक दूसरे को जानते हैं। राहुल को सिद्धांत ने बोला कि क्या बोल रही है, 5 लाख में कैसे होगा, मतलब सिद्धांत ने भी मुझे डीमोटिवेट नहीं किया, ही वाज लाइक अच्छा ठीक है चलो करते हैं, कुछ निकालते हैं। मैंने बोला सिद्धांत कैसे भी करके ना 5 लाख में जगह बनानी है, ठीक है। हम बेसमेंट थी तो हम बाहर गए, राहुल और सिद्धांत बाहर गए, तो सिद्धांत ने राहुल को बोला कि यार 5 लाख में नहीं बन पाएगा, ये वो। राहुल ने उसको बोला चलो आपके जो पैसे लगते हैं आप बनाओ,
मैं देख लूंगा, आप दिव्या को बोलना 5 लाख है और वो, बट राहुल मेरे को कोई बात छुपाता नहीं और मैं भी उससे पूछ ही लेती हूँ, मैं तो सारी चीजें पूछ लेती हूँ। मैंने बोला क्या हुआ मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। मैं गई वहाँ पे कसमे वसमे देके, मैंने बोला राहुल बता भाई तुमने मेरे पीछे से क्या बात करी, वो चुल होती है ना एक। तो राहुल ने मुझे बोला दिव्या 5 लाख नहीं थोड़े ज्यादा लगेंगे। और ना तब मैंने ना, शुरू से ही मैं गुरुजी में मानती थी, तब मैंने सोचा यार मुझे ना किसी के पैसे नहीं चाहिए। ऑल्दो राहुल मेरा हमेशा बैक सपोर्ट रहे, बैकअप रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ है गाइडेंस के लिए, बट मुझे ना किसी के पैसे नहीं लगवाने, मेरे को खुद करना है, चाहे मैं धीरे करूँ खुद करूँ। तो मैंने ना वो अपना डिसीजन रिग्रेट किया। उस टाइम पे मैं गिरी, वो मेरा सबसे फर्स्ट फेलियर था, मेरी जर्नी का स्टार्ट ही मेरा फेलियर के साथ हुआ कि मैं गिरी कि यार ये क्या कर दिया मैंने, 2 लाख अटका दिए, 5 लाख पता ही नहीं था इंटीरियर कैसे बनेगा क्या बनेगा। राहुल ने मुझे बोला तू कर दिव्या, कोई नहीं तो बाद में दे दियो, मतलब वो खुद गर्जी वाली बात थी मुझ में ना स्टार्टिंग से कि नहीं मुझे किसी के पैसे नहीं लगवाने, करूंगी तो खुद करूंगी ऐसे वाला। राहुल ने बोला कोई नहीं भाई तू दे दियो वापस पैसे, आराम से तू कर, जब तेरा चल जाए तेरे को प्रॉफिट आ जाए दे दियो। मुझे था नहीं, मतलब दिल से जब आप सेटल करते हो कि मैंने बोला अच्छा चल यार क्या करे कैसे करे, बट दिल से ना वो मतलब वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि ऐसे होना चाहिए। आप मानोगे लकीली कोरोना का वो सेकेंड लॉकडाउन हो गया 3 दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा 45-50 लाख लगते, तब नॉलेज ही नहीं थी, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, किसी का सपोर्ट चाहिए नहीं था पैसों के रिस्पेक्ट पे। गाइडेंस और बैकअप हमेशा राहुल रहे बट पैसे नहीं लगवाने थे। गुरुजी ने मेरी सुन ली शायद, अच्छा नहीं हुआ कोरोना आ गया सेकेंड लॉकडाउन, बट मेरे लिए वो बहुत अच्छा था क्योंकि विद इन 3 डेज मतलब हमारा सारा प्लान हो गया था कि अब तो आप कर ही नहीं सकते ना, कोरोना का सेकेंड लॉकडाउन आ गया, अब आप कैसे स्टूडियो खोल सकते हो। हम चड्डा अंकल के पास वापस गए और मैं ये मानती हूँ अगर आप खुद अच्छे होते हो ना तो आपको सारे लोग अच्छे मिलते हैं। मुझे सब लोग इतने अच्छे मिले, मुझे चड्डा अंकल मिले, उन्होंने मुझे बोला बेटा कोई नहीं तू ले जा, ये ले, फिक्र मत कर, तू मेरी बेटी जैसी है, जब मन करे जब तेरा वो बने आ जाइए आराम से। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ बैक देन मैं बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं थी, मेरे को कोई डिसीजंस नहीं लेने आते थे, एक बच्ची सी थी जिसने कभी कुछ पता ही नहीं इंटीरियर कितने को आता है, कौन सी जगह क्या, बस वो एक जिद थी मुझे कुछ करना है कुछ करना है। फिर राहुल ने मुझे बोला दिव्या स्टार्ट कर लेकिन छोटे से स्टार्ट कर। मैंने एकदम जंप मारी थी, ए से जेड तक आप जंप नहीं मार सकते हो, ये लाइफ है, इसमें ना आपको बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, तब आप सक्सेस तक पहुंचते हो। मैं सीधा 200-250 गज का खोल रही थी, इतना सर पे रेंट, इतना स्टाफ, इतनी मेंटेनेंस, बहुत कुछ होता है, नहीं कर पाती मैं, है ना। मैंने छोटा सा स्टूडियो खोला, बहुत छोटा सा था वो, आई स्टिल रिमेम्बर 70-80 गज का स्टूडियो था वो, परमानेंट मेकअप का। गुरुजी ने इतनी मेहर रखी ना कि जैसे ही मैंने खोला, मतलब मैं स्टिल डाइसी थी, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, परमानेंट मेकअप के अपॉइंटमेंट्स आएंगी या नहीं आएंगी। मैं फर्स्ट मंथ में इनिशियल 6 मंथ्स एज अ बिजनेस आप ब्रेक इवन लेके चलते हो, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लॉसेज होंगे। स्टार्टिंग से ही मेरे पास भर के क्लाइंट आया। 6 महीने जो ब्रेक इवन होता था ना, 6 महीने ब्रेक इवन क्या, 6 महीने में मैंने दूसरा बड़ा सैलून खोल लिया था। तो मतलब ये मेरा एक बहुत बड़ा शिफ्ट था लाइफ में। जैसा कि आपने बताया कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो आपने लाइक दुबई और ऑस्ट्रेलिया की जगह आपने कहीं कम फीस में कोर्स करने का क्यों नहीं सोचा? यार परमानेंट मेकअप कहीं था ही नहीं ना इंडिया में, था ही सिर्फ वेस्टर्न कल्चर्स में ही तो था, यहाँ पे कहीं पे आप परमानेंट मेकअप सीख ही नहीं सकते थे। मेरे को ऑप्शन मिलता तो मैं सीख लेती। तो कोर्स की फीस और किट बनाने के लिए आपने कैसे पैसे को मैनेज किया, मतलब कितना मुश्किल था? सच बताऊं, अगर मतलब शायद पापा देखेंगे तो डांटेगी कि ये क्या है, बट उस पार्ट में ना मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। मैंने घर वालों को जैसे बताया, मैंने घर वालों को बताया कि मुझे परमानेंट मेकअप सीखना है, वो बोलते थे आईब्रो वाली बनेगी या आईब्रोज करेगी, क्या है ये ट्रेंड, है ना। पहले तो सच बोला कि परमानेंट मेकअप सीखना है, उन्हें समझ ही नहीं आया क्योंकि मम्मी पापा और दादी थे डिसीजन मेकर। उन्हें था कि नहीं नहीं ये नहीं करना, चुप रहो, अपना कॉलेज करो, डिग्री करो और शादी करो, और अब पंजाबी फैमिली में ऐसे होता है जल्दी शादी करके जाओ। मैंने फिर पापा को बोला कि नहीं चलो मैं मेकअप सीख लेती हूँ। पापा को स्टिल मेकअप थोड़ा सेंसिबल लगा कि ठीक है मेकअप सीख लेती है। मैंने बोला मैं शौक की तरह सीखूंगी मेकअप, मुझे परस्यू नहीं करना प्रोफेशनली काम करने के लिए, मुझे ना थोड़ा बोला हुआ था नहीं करना, जल्दी से शादी, अगेन वही पंजाबी फैमिली, तो मेकअप सीख लो चलो। मेकअप बोला मैंने, लेकिन किया मैंने परमानेंट मेकअप। एंड ना क्योंकि मेकअप और परमानेंट मेकअप की फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था,
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मैं कहूँगी। तो मैं क्या करती थी, पापा मुझे शॉपिंग करनी है, पापा मुझे ये खरीदना है, पापा मुझे ट्रिप पे जाना है, पापा मुझे ये करना है, एंड मैं सच में कहीं नहीं जाती थी। मतलब मेरे पापा देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि मेरी बेटी आज उन्हें वो नाज होगा मुझ पे, वो क्या कहते हैं कि प्राउड फीलिंग आएगी। बट मैंने पैसों की ना हमेशा वैल्यू करी, थोड़े थोड़े थे उसकी भी वैल्यू करी, एंड कभी भी मिसयूज नहीं करा पापा के पैसों का। और मैं चाहती तो मैं घूम फिर लेती। पापा ने तो मुझे बोला था ना, पापा ने मुझे 2 शर्तें रखी थी, भाई काम तो करना नहीं एक चीज, और जल्दी शादी करनी है। मुझे दोनों ही अगेंस्ट जाना था। तो मैंने बोला चलो मैं मेकअप अपने लिए सीख लेती हूँ, सेल्फ मेकअप ऐसे कुछ कर लेती हूँ। बट मैंने परमानेंट मेकअप सीखा, एंड अगेन वेस्टर्न कल्चर था, तो आप यहाँ से इंडिया से कहीं पे सीख, कोई था ही नहीं ना करने वाला। आई वॉज द फर्स्ट हु डिड इट। तो मैंने बाहर से पहले ऑस्ट्रिया से सीखा, देन मैंने फिर दुबई से सीखा, एंड आज तक लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आई थिंक आप सीखते रहते हो, अपने आप से भी सीखती हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखती हूँ, तो सीखते रहते हो। तो आपकी लाइफ में कोई मेंटोर रहा है, और अगर रहा है तो वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? यार मेंटोर, मैं सच बोलूँ, लोगों के ना बहुत अलग अलग मेंटोर्स होते हैं। मेरे मेंटोर तो मेरे पापा ही रहे हैं, क्योंकि उनसे जो मैंने सीखा ना वो कोई नहीं सिखाता। वो है मेहनत करना और ईमानदारी। अगर आप मेहनत करते चलोगे ना, मतलब तो आप कभी नहीं रुकोगे। मतलब मेहनत के साथ साथ साफ दिल रखना, ईमानदारी रखना। जैसे आज मेरा कोई क्लाइंट आता है, मैं अपनी अपब्रिंगिंग से ही बड़ी हुई हूँ, दादी और पापा की अपब्रिंगिंग से। तो दादी मुझे बचपन में सिखाती थी दिल नहीं दुखाना, मैंने आपको बताया। एंड पापा हमेशा ईमानदार वाले रहे हैं अपने बिजनेस में। बिल्कुल, अगर आप ईमानदारी के साथ चलो ना, आज मेरे कोई क्लाइंट 10,000 दे रहे हैं और अगर 500 का नोट एक्स्ट्रा आ गया, शायद 500 रुपये से मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे क्लाइंट को भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 500 का नोट वापस देने में जो खुशी होती है ना, वो ईमानदारी की जो खुशी है ना, वो आपको कभी नहीं मिल सकती। तो वो दिल से जो सेटिस्फैक्शन आती है ना, दिव्या ये तूने की है, ये तूने सीखा है अपनी लाइफ में। तो वो मेंटोर मेरे पापा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क एंड एकदम लॉयल्टी के साथ बिजनेस करना। जब आप अपने फर्स्ट क्लाइंट को आपने अटेंड किया, तो वो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का कैसा मिक्स आपको फील हुआ? मैंने जब अपना फर्स्ट क्लाइंट किया था ना, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मुझे करना है। मतलब ऑल्दो मैं मोर देन 60-70 मॉडल्स कर चुकी थी, शायद इतना कोई प्रैक्टिस नहीं करता जितना मैंने परमानेंट मेकअप प्रैक्टिस किया था। बिकॉज मेरे को था जब भी मैं अपना फर्स्ट क्लाइंट करूँगी ना, बहुत अच्छे से करूँगी। लेकिन वो जब क्लाइंट करने का एक डर होता है ना, वो अलग ही डर होता है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर वो टाइम जब मेरी बैक में एक हो जाता था प्रैक्टिस करते हुए, सर दर्द हो जाता था, शिवर करते थे हाथ, इनिशियल स्टेज पे परमानेंट मेकअप होता था। जैसे ही मैंने क्लाइंट करा ना, वो सारा सब कुछ मेरे अंदर निकल गया। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस तो था, बट फिर भी एक डर था कि यार कैसे करूँगी, शिट लाइव क्लाइंट कर रही हूँ मैं, मतलब बहुत बड़ी बात थी। बट अगेन काम अच्छा था, बहुत प्रैक्टिस कर चुकी थी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो मैंने कर लिया था। बट डर तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा था, बहुत ज़्यादा। तो बट क्लाइंट बहुत खुश हुई थी, वो मेरी फॉरेन की क्लाइंट थी एंड शी वाज हाईली सेटिस्फाइड। फर्स्ट क्लाइंट थी, अब से पहले के काम से अब तो मेरा बहुत काम इम्प्रूव हुआ है। विद टाइम आपका हाथ और अच्छा होता है। लेकिन वो जो फर्स्ट क्लाइंट थी ना, उसकी आईब्रोज इतनी ब्यूटीफुल हुई थी, बहुत हैप्पी थी वो, बहुत हैप्पी थी। आपको आपकी जर्नी में इतनी लर्निंग्स मिली है, बट कोई ना कोई लर्निंग हमें याद रह जाती है। तो वो सबसे पहली लर्निंग जो आपके साथ स्टिक हुई, वो क्या थी? लर्निंग थी कि जब मैंने परमानेंट मेकअप स्टार्ट किया था तो ना मैं क्वालिटी को डिग्रेड भी कर सकती थी, बिकॉज किसी क्लाइंट को नॉलेज नहीं थी क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हो। बट स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक मैं क्वालिटी पे स्टिक करती हूँ, जो मर्जी हो, क्योंकि परमानेंट मेकअप किसी की स्किन के अंदर जा रहा है। एंड क्लाइंट का आप ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड करते हो और आप ब्रांड भी ऐसे ही बिल्ड करते हो। अगर आप क्वालिटी टॉप नॉच रख रहे हो ना, मेरे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लाइंट मेरे पास आज भी रिपीट आता है। मतलब मैंने 5 years बैक स्टार्ट किया था अपना प्रोफेशन, एंड आज भी ईयरली टचअप्स के लिए मेरे पास आता है क्लाइंट, क्योंकि वो क्वालिटी बिल्ड थी। प्लस प्राइजेस ना वैलिड रखने चाहिए। और एक लर्निंग और है कि ना, अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ ना, तो वो सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। मतलब ना बहुत लोग ना सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है, एक एरोगेंस आ जाता है, आप लोगों को डिफरेंट वे से ट्रीट करने लग जाते हो। मुझे ऐसा लगता है आपको ना थ्रू आउट अपनी जर्नी के सिर्फ मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए, सबके साथ अच्छा रहना चाहिए। मतलब सक्सेस सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी एक लर्निंग थी और एक क्वालिटी लर्निंग है। तो हम अपनी जर्नी में इतनी मिस्टेक्स करते हैं, इतने फेलियर्स फेस करते हैं, तो आपने अपनी मिस्टेक्स और फेलियर से क्या सीखा? यार फेलियर से मैंने ये सीखा कि गिरना तो तय है,
गिरोगे तो आप हो ही, लेकिन गिर के उठना सबसे बड़ी बात है। मतलब फेलियर्स तो मुझे लगता है कौन सी इंडस्ट्री में नहीं आते, है ना, और हर किसी के साथ आते हैं। आज हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, फेलियर्स हैं, लेकिन फेलियर से गिर के उतनी तेजी से उठना ना, वो सक्सेस है। शुरुआत में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए आपकी क्या अप्रोच थी? मोटिवेशन हमेशा से यही रहा है कि गिरना नहीं है, फेलियर्स तो आएंगे लाइफ में, बट गिर के उठना है, आइडेंटिटी बनानी है, नाम होना चाहिए परमानेंट मेकअप में, यू नो, हर जगह होनी चाहिए दिव्या 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 दिव्या। मतलब वो ना शुरू से था। पैसा वॉज अ थिंग कि हाँ पैसे कमाने हैं, बट पैसा सब कुछ नहीं था, पैसे कमाना था, लेकिन नाम बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज नाम बन गया है, पैसे खुद आते हैं। हमने सुना है कि आपने अपना स्टूडियो बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए। आपने शुरुआत अपनी नानी के घर से फेस की। तो आप अपनी नानी के घर में स्पेस और प्राइवेसी को कैसे मैनेज करती थी? यार तब ना कोरोना हुआ था, कोरोना लॉकडाउन हुआ था, 2021 की बात हाँ। है। उसके बाद से ना लोगों में बहुत डर था, स्टूडियोज़ हम्म। वगैरह मेरे में बहुत डर था, खोलूँ क्या करूँ। तो मैंने छोटा सा घर से ही स्टार्ट कर लिया था, एक रूम में ही मैंने अपना सेटअप किया था क्लिनिकली, मतलब बेड लगा लिया, ऐसे चेयर, टेबल चेयर, कंसल्टेशन वगैरह के लिए। बट तब ना प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ना परमानेंट मेकअप में मेरा नाम अच्छा होता जा रहा था धीरे धीरे, मतलब तब के हिसाब से अच्छे क्लाइंट्स आ रहे थे। तो कोरोना की वजह से ना नानी के घर पे बुलाना, क्योंकि नानी के घर रहती थी, नानी के घर पे बुलाना एंड यू नो कुछ प्रिकॉशंस लेने होते थे, वो ओल्ड हैं थोड़ा सा, उनकी एज फैक्टर्स को रिलेटेड ना इतने क्लाइंट्स नहीं बुला सकते थे, सैनिटाइजेशन नहीं रख पा रहे थे। प्लस जो वो हमारी गली होती थी ना, गली में ना भीड़ लग जाती थी, बिकॉज आप ऊपर तो क्लाइंट को बुला नहीं सकते, मतलब थोड़े प्रिकॉशंस लेने होते थे, घर पे आप एक साथ इतने लोगों को नहीं बिठा सकते थे। तो मैं नीचे ना सबको पार्किंग में, मतलब गली में वेट करवाती थी। तो आसपास वाले बोलते थे यहाँ पे क्या होता है, रोज ही भीड़ लगी रहती है, रोज ही भीड़ लगी रहती है। तो वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट भी था, एक पुश भी मिला मुझे वहां से कि दिव्या अब बड़ा कर सकती है, कुछ कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। बट वो एक नानी को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो फील होता था, क्योंकि वो प्रिकॉशंस नहीं ले पाते थे, क्लाइंट ज्यादा हो जाते थे, तो मुश्किल होती थी। तो इन सब चीज़ों में डेली लॉन्ग आवर्स और क्लाइंट चैलेंजेस को आपने कैसे कोप किया? क्लाइंट चैलेंजेस सबसे ज़्यादा मेरे पास आते थे। मेरे पास ना पटेल नगर स्टूडियो था मेरा, छोटा सा था। बहुत लोग शायद पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने एक बहुत छोटे से स्टूडियो से स्टार्ट करा था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आती थी क्लाइंट को बिठाने की, हमारे पास चेयर ही नहीं होती थी। तब मुझे मोटिवेशन मिला था कि विदिन 6 मंथ्स मैंने तब बड़ा सेटअप किया था, लेकिन जब मेरा छोटा सेटअप था, छोटा सा स्टूडियो था ना, क्लाइंट्स को बिठाने की जगह नहीं होती थी। तो क्लाइंट्स उस चीज़ में बहुत नेगेटिव हो जाते थे। वेटिंग होती थी, वेटिंग तो चलो होती थी, बट क्लाइंट को बिठाने की जगह नहीं। आप सोचो, पटेल नगर में जो क्लाइंट्स आते थे वो शायद कभी देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, बट क्लाइंट्स परेशान हो जाते थे, खड़े होके चले जाते थे, रीस्केड्यूल कर लेते थे, कहीं और नहीं जाते थे। आते मेरे पास ही थे, बट वो बोलते थे चलो फ्री हो, खाना खा के आते हैं। कुछ तो डर भी लगता था क्लाइंट चला ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो जल्दी जल्दी जल्दी। अब जल्दी मैं कर भी नहीं सकती, परमानेंट मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। चाहे मेरा क्लाइंट वेट करे, मतलब मैं वेट करवा भी देती हूँ थोड़ा सा, कि मेरे फर्स्ट क्लाइंट को, जो मैं क्लाइंट उस टाइम पे कर रही हूँ, उसको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, उसका काम परफेक्ट होना चाहिए, चाहे दूसरा क्लाइंट थोड़ा सा वेट कर ले। तो आपने इतना सब कुछ फेस किया, स्पेशली फाइनेंशियल प्रेशर था आपके ऊपर। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आप पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करते? यार मैं ना रोज, हम फेस वॉश करते हैं ना रोज रात को, एक तो मैं बिना फेस वॉश करे सो नहीं सकती। जब भी मैं रोज रात को अपने आप को मिरर में देखती हूँ ना, मैं अपने आप से बात करती हूँ, एंड मुझे लगता है ये ना रोज का ही हसल है। आप ही अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन हो। आपको ही अपने आप को, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, कोई नहीं चाहेगा यार आप आगे बढ़ो, क्यों चाहेगा ना कोई, सिवाय आपके पेरेंट्स के, आपके पार्टनर के, शायद वो भी कोई लोगों के नहीं चाहते होंगे। बट मैं तो खुद ही अपने आप को मोटिवेट करती थी। मुझे पता था, मैं माइंड से प्रिपेयर थी, दिव्या बहुत लंबी जर्नी है, बहुत आगे जाने है, गिरेगी भी, खुद ही उठना पड़ेगा। तो वो हसल तो रहा है, लेकिन वो मोटिवेशन अपने आप से ही आता था, अंदर से आता था। स्मॉल स्टूडियो से बिगर सेटअप का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपने कैसे किया? स्मॉल स्टूडियो में तो मैं आपको अगर सच बताऊं तो सब कुछ मैं खुद करती थी। वहाँ पे क्वेरीज भी मैं लेती थी, वहाँ पे हैंडलिंग, सब कुछ, आर्टिस्ट, काम करना, खुद करना, सब कुछ मैं करती थी। बस एक मेरे पास हेल्पर थी जो आके क्लीनिंग कर जाती थी, एंड कभी कभार अगर हेल्पर भी ऑफ पे होती थी तो डस्टिंग वगैरह भी मैं खुद कर लेती थी। मतलब अपने काम को, स्टार्टिंग में मुझे लगता है एक्सपेंसेस मैंने बहुत कम रखे,
स्टार्टिंग मैंने कोई भी टीम नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, सारी टीम वन वुमेन आर्मी मैं ही थी, मतलब कोई नहीं था मेरे पास और मुझे कोई चाहिए भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ जब क्लाइंट्स को बिठाने की जगह नहीं होती थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शी। 6 मंथ्स के विद इन ही मैंने सैलून खोला। जब मैंने अपना रजौरी का सैलून खोला था मुझे कुछ नहीं पता था, क्या मैनेजर, क्या इंटरव्यू, क्या कैसे किससे बात करनी है, मतलब हायरिंग नहीं आती थी, सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस करती गई, गो विद द फ्लो थी, कभी हार ही नहीं मानी। बस अंदर अपने बचपन से ना एक वादा किया हुआ था, दिव्या बहुत आगे जाना है, तो बस करती गई, खुद ही रास्ते खुलते गए, खुद ही डायरेक्शंस मिलते गए एंड सक्सेसफुली आज मैं एक और ब्रांच प्लान कर रही हूँ जो कि बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। बट ये गुड न्यूज़ थी जो मैंने ऐसे ही बता दी, बट ये आने वाला है, कुछ आने वाला है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो इस ट्रांजिशन के थ्रू कैसे इंश्योर किया कि क्वालिटी सर्विस और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन दोनों मेंटेन रहे? यार मुझे लगता है आपका ना क्लाइंट ही सिखाता है आपको। क्लाइंट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्लाइंट ही मेरे को बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स एंड बहुत सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक्स देके जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो थ्रू आउट मैंने क्वालिटी तो मेंटेन करी, बट हाँ बहुत सारे क्लाइंट्स ने बहुत कुछ सिखाया कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हर क्लाइंट पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में व्हेन यू डू अ बिजनेस, तो ठीक है, बट क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए एंड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन तो मैंने शुरू से ही दी है। मतलब वो सेटिस्फैक्शन मुझे ही नहीं मिलेगी अगर क्लाइंट को नहीं मिलेगी। क्लाइंट अगर एक बार को उठ के आईब्रो देख के बोलता है ना कि ठीक है, मैं बोलती हूँ नहीं रुको, नीचे आओ, मतलब मैं फिर से बेड पे लिटा के बोलती हूँ रुको, ये है। जब तक मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तब तक मैं क्लाइंट को जाने नहीं देती। शायद इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्लाइंट करने में, लेकिन तसल्ली से करती हूँ मैं। हम इतने स्ट्रगल फेस करते हैं अपनी जर्नी में, बट इन सब के बीच एक सपोर्ट सिस्टम और पार्टनर की बहुत इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है। तो अगर राहुल का साथ आपकी लाइफ में ना होता तो आपकी जर्नी कैसी होती? मैं रो भी सकती हूँ। आपने जैसे ही बोला ना कि राहुल नहीं होता, वो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मतलब राहुल नहीं होता ना तो शायद मैं ही नहीं होती, दिव्या ही नहीं होती। मतलब ये मेरे दिल से निकल रहा है, मैंने कभी नहीं आके बोला, मैंने बहुत प्राइवेट रखा है इस बात को। बट राहुल ने अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है ना तो वो ही सब कुछ है। आपको कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका लाइफ पार्टनर वो एक सुकून और वो बैक सपोर्ट पे होता है ना। अगर गिर के भी आती हूँ और उससे बताती हूँ ना कि राहुल ये, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम तो उसकी प्रॉब्लम होती है, तो अगर घर पे आके बताती हूँ या मिलती हूँ उससे बताती हूँ ना तो वो बोलता है तो क्या हुआ, बड़े बड़े नॉर्मली वो बोलते हैं ऐसे कर लेंगे, क्या हो गया, कोई लाइफ थोड़ी ना खत्म हो गई। तो बार बार उसी ने एक पिलर बन के मेरे को ऐसे गाइडेंस दी, तभी मैं इस आज जहाँ पे हूँ मैं पहुंची हूँ। तो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ कब हुआ था? राहुल और मैं यार बचपन में मिले थे, ऐसे ही स्कूटी बाइकों पे घूमने वाले बच्चे ऐसे राउंड मार रहे थे, मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही स्कूटी पे, राहुल बुलेट चला रहा था, तो ऐसे ही हम मिले थे। ऐसी मतलब फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के थ्रू हम मिले, फिर हेलो हाय हुई, धीरे धीरे बात हुई, एक दूसरे की वाइब एक दूसरे को बहुत पसंद आई। मतलब वो बिल्कुल मेरे जैसा है, डिट्टो कॉपी है हम एक दूसरे के। मतलब जो उसे पसंद है, वो फूडी है मैं फूडी हूँ, वो मोटा होगा मैं, मतलब बिल्कुल सारी आदतें सब कुछ सेम है। मतलब ऐसे लग रहा है भगवान जी ने ना दोनों एक जैसे, लोग वैसे कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बट मुझे लगता है हम दोनों तो एक जैसे हैं। तो वो हमारी जर्नी जो थी वो बहुत बचपन से थी एंड मुझे लगता है अगर आपका रिलेशन जितना पुराना, जितना आप चाइल्डहुड वाले फेज से उठते हो ना एक साथ, वो बहुत प्योर होता है, वो बहुत सुकून वाला होता है। क्योंकि आज जो मैं हूँ, अगर आज मैं किसी को अपना लाइफ पार्टनर चुनती हूँ या व्हाटएवर मैं डिसीजन लेती हूँ तो मेरी आज की वैल्यू से होगा। बट राहुल ने मुझे तब चूज करा जब मैं कुछ भी नहीं थी, और मैंने भी उसे तब चूज करा, तो वो सबसे प्योरेस्ट बॉन्ड होता है मुझे लगता है, एंड वो इरिप्लेसेबल होता है। मतलब वैसा आपको पार्टनर नहीं मिल सकता। तो जब आपकी फैमिली को पता चला आपके और राहुल के रिलेशनशिप के बारे में, तो उनके क्या रिएक्शंस थे? वो बहुत खुश थे कि एक समझदार इंसान मिल गया इसको मतलब इतना प्यार करते हैं। मतलब मेरे घर पे तो सिर्फ राहुल होते हैं, मेरे घर पे नानी दादी मेरे से ज्यादा शायद राहुल को प्यार करते हैं। मतलब मैं जब जैसे राहुल और मैं बैठे ना तो राहुल की ज्यादा वैल्यू, जिससे मुझे थोड़ा वैसे फील होता है ज्यादा स्मार्ट मत बन, तू ज्यादा बना मत कर। मैं राहुल को अंदर जाके बोलती हूँ ज्यादा ना बनने की जरूरत नहीं है ऐसे करके। बट आई गेस उसका नेचर ही इतना अच्छा है, इतना वेलकमिंग है, इतना रिस्पेक्ट देता है वो सबको, एंड एक अच्छा लड़का कहते हैं ना वैसे वाला लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए था, तो मुझे मिल गया। तो मतलब मेरे घर वालों को ऐसे लगा कि दिव्या का डिसीजन बेस्ट है। अभी शादी हुई नहीं है, होगी और बहुत धूमधाम से होगी, तो यस, बट मैंने सब कुछ बताया हुआ है घर पे।
तो इन सब चीज़ों में फ्रेंड्स और फैमिली के सपोर्ट और एक पार्टनर के सपोर्ट में आपको क्या डिफरेंस लगा? यार मैं सच बताऊं, मेरे को फैमिली का तो जैसे मैंने बताया मुझे सपोर्ट इतना मिला ही नहीं। मेरा राहुल ही है जो मेरा पार्टनर है, वही मेरी फैमिली है, वही मेरा भाई कह लो, बोलना नहीं चाहिए, वही मेरा सब कुछ है। मतलब वही मेरा पापा है, वही मेरा मतलब वो सारी गाइडेंस मुझे ऑलराउंडर बन के देता है। तो मुझे ना अगर राहुल है ना तो मुझे कोई नहीं चाहिए। मतलब अगर राहुल खड़ा है तो मुझे सच में घर वाले भी नहीं चाहिए। मतलब बोलना ये नहीं बोलना चाहिए, बट राहुल ने जिस तरीके से मुझे गाइडेंस दी, हमेशा जैसे पापा की तरह समझाया, भाई की तरह समझाया, बेस्ट फ्रेंड की तरह समझाया, बॉयफ्रेंड की तरह समझाया ना, हर तरीके से उसने मुझे अच्छी गाइडेंस दी। मतलब बिना वो एक सेल्फिशनेस होती है ना लड़कों में, हो जाती है एक मेल ईगो आती है कि ये कैसे आगे बढ़ रही है, ये क्या कर रही है। उसने मुझे बोला तू आगे फ्रंट फेस बन, मैं तेरे बैकअप पे खड़ा हूँ। मतलब बहुत अच्छा। तो ऐसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट ने आपको बोल्ड डिसीजंस लेने का करेज कैसे दिया? यार मेरा कोई भी डिसीजन होता है मैं हमेशा राहुल से डिस्कस करती हूँ। वो मुझे बोलता है हाँ दिव्या ऐसे होगा और हम कर लेते हैं। पता ही नहीं लगता, कोई बोल्ड डिसीजन है ही नहीं हमारे लिए, सब कुछ नॉर्मल होता है। हम कोई डिसीजन को कोई बड़ा मानते ही नहीं। कैसे कैसे कब, मतलब शायद राहुल भी इतना समझदार नहीं है, मैं ज्यादा तारीफ कर चुकी हूँ उसकी। गुरुजी ने हमें ज्यादा डायरेक्शंस दिए हैं। मतलब अगर हम कुछ भी करने जाते हैं हम दोनों कर लेते हैं, मैं उसे कन्विंस कर लेती हूँ नहीं नहीं राहुल ये। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा छोटा सा स्टूडियो था। स्टूडियो में ना मैंने जैसे ही मेरा स्टूडियो हिट हो गया, 2-3 महीने हो गए, एक बच्ची हूँ यार मैं, मुझे जल्दी जल्दी गोल्स, मेरे को ना बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ चाहिए होती है। मैंने बोला कि राहुल यार चल अब ना मेरे को ना गाड़ी खरीदनी है, मर्सिडीज लूंगी मैं। राहुल ने मुझे वहीं स्टॉप कर दिया। मतलब मैं कुछ भी डिसीजन ले लेती हूँ और मेरे को ना बहुत जल्दी होती है, बट राहुल मुझे हमेशा ना काम डाउन करता है। राहुल बोलता है सही टाइम पे सब कुछ करेंगे। तो वहाँ पे अगर मैं होती, मैं तो सब कुछ भाई पूरा अपना लग्जरी तभी बना लेती, बट राहुल ने मुझे बोला कि नहीं दिव्या पहले स्टूडियो बड़ा कर, एक अपने आप को गोल दे, स्टूडियो बड़ा कर, उसके बाद मर्सिडीज खरीदियो। बड़े स्टूडियो के बड़े सैलून के बाहर मर्सिडीज खड़ी हुई अच्छी भी लगेगी। तो राहुल ने हमेशा वो सपोर्ट सिस्टम, गाइडेंस एंड वो रोक के रखा मुझे। नहीं तो वो डिसीजन अगर मैं ले लेती ना तो फिर हो जाता। मतलब गुड डिसीजन उसने मिल बांट के, हमने गुड डिसीजन लिए लाइफ। चीज़ों में जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं तो पार्टनर की एनकरेजमेंट आपको आपका क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है? यार स्ट्रेसफुल तो हम आपका हसल तो लाइफ टाइम चलेगा मुझे लगता है ना। आप मानो तो छोटी सी भी चीज़ स्ट्रेसफुल है, ना मानो तो बड़ी चीज़ भी स्ट्रेसफुल नहीं है। तो राहुल ने मुझे कभी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने नहीं दिया। वो इतना ईजी गोइंग है, उस मुझे इतनी ईजिली हर चीज़ का इज इक्वल टू आंसर दे देता है। मैं बोलती हूँ अच्छा है यही तो था, हो गया। राहुल बोलता है हो गया, देख कुछ भी नहीं था। तो आपको ना बस लड़ना आना चाहिए। मतलब आपको लड़ना भी, आई वुड से नॉट, आपको ना कोई भी सिचुएशन से ना मतलब हैंडल करना आना चाहिए, आई वुड से। मतलब अच्छे से हैंडल करो ठीक से, और कोई भी चीज़ अपने मतलब दिमाग पे मत लगाओ, हो जाएगी। गुरुजी पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, बस अच्छा करो, हो जाएगा सब कुछ। अब बात करते हैं ग्रोथ, लर्निंग और कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट की। कैसे आपने अपनी जर्नी में कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया? इम्प्रूव करना पड़ता है बिकॉज क्लाइंट्स को मुझे होता है कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूँ। मैं वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करती हूँ, शुरू से अब तक करती हूँ, वो तो मेरी आदत है। इंस्टाग्राम पे ना मैं लोगों को नहीं देखती हूँ, मतलब दिल्ली के, मैं बाहर के ट्रेंड्स को देखती हूँ। तो जैसे ही कोई ट्रेंड आता है ना, मुझ में एक चुल होती है कि नहीं ये सीखना है फटाफट। अब वो अपग्रेडेशन कोर्स आया, कुछ भी आया, कोई भी लर्निंग आई, कोई भी वीडियो आई, घुस जाती हूँ मैं उसमें। तो मैं ऐसे रेगुलर कंसिस्टेंटली इम्प्रूव भी करती हूँ। और मेरे ना स्टूडेंट्स भी होते हैं, आई टीच एज वेल परमानेंट मेकअप। तो ट्रेनिंग्स में भी मुझे बेस्ट देना होता है ना, आज तक सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहना होता है। तो उस केस में अपडेटेड तो इम्पोर्टेंट है। न्यू ट्रेंड्स और टेक्निक सीखने की स्ट्रैटेजी क्या है? वो नहीं मैं बता रही अगर वो बता दूंगी तो पता ही लग जाएगा सारा। ये तो अपनी पर्सनल वो होती है, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज। तो इन सब के बीच आप कैसे इंश्योर होते हो कि क्लाइंट को बेस्ट और लेटेस्ट सर्विस मिले? जितने भी अपग्रेडेशन के कोर्सेज होते हैं, आज भी ना ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। जैसे पहले तो मैं ऑलरेडी सीख चुकी हूँ अच्छे से, आज जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं 3 days के होते हैं, 2 days के होते हैं, मैं स्पेशली टाइम निकालती हूँ कि मैं कुछ भी मिस आउट ना करूँ। कुछ भी छोटी सी भी अपग्रेडेशन होती है ना, वो मुझे पता होनी चाहिए। मेरे में एक कीड़ा टाइप समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि मेरे क्लाइंट्स को सबसे बेस्ट। तो मतलब वैसे भी मार्केट में सबसे ट्रेंड सेटर ही मैं हूँ। मतलब मार्केट में कोई भी न्यू ट्रेंड आता है व्हेन इट कम्स टू परमानेंट मेकअप, तो मैं ही लेके आती हूँ। ग्रोथ के प्रोसेस में पेशेंस का रोल कैसा है?
पेशेंस तो आपको रखनी पड़ेगी। एंड जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सब मुझे बोलते हैं दिव्या तुझ में क्या पेशेंस है यार, मेरे जितनी पेशेंस किसी में हो ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। बट फिर भी मैं थोड़ी इम्पेशेंट हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता, बट पेशेंस तो आपको रखनी पड़ेगी ना। हर चीज़ अगेन मैं थोड़ा स्लो एंड स्टेडी करती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ, सोच समझ के आराम से पेशेंस के साथ हर डिसीजन लेती हूँ मैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है? लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको ना छोटे छोटे गोल्स से मिल सकती है। आप ना बहुत, अगर आज मैं सोचूं मुझे प्राइवेट जेट खरीदने हैं तो वो पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे छोटे छोटे गोल्स, बेबी स्टेप्स, जैसे मैंने पहले भी बोला था, तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ। छोटे छोटे गोल्स को जैसे आप अकम्प्लिश करो उसमें खुशियाँ ढूंढो। मतलब हम ना कल के लिए ना आज में जीना भूल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे अगर मेरा पास था तो मैं आज के लिए तो थी ना, और आज ही मैं खुश नहीं हूँ फिर मुझे और चाहिए। तो एक ह्यूमन बीइंग की वांट्स कभी खत्म नहीं होती। मुझे लगता है कि छोटे छोटे गोल्स बनाओ, खुशियाँ ढूंढो एंड जियो यार, आज को जियो, कल तो सब अच्छा ही होगा। मतलब गुरुजी में बिलीव करो, सब अच्छा होगा, अच्छा करते रहो। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं र्यूमर्स और नेगेटिविटी हैंडल करने के बारे में। ओके अक्सर लोगों का कहना होता है कि जो पर्सन और जो सैलून इस तरह की ट्रीटमेंट करता है वो खुद को एज अ डॉक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो आपका इस पे क्या टेक है? सो बेसिकली आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड कितने फेमस डॉक्टर्स के क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो कि रिजल्ट्स को लेके खुश नहीं होते हैं। 90% मेरे क्लाइंट्स फेमस डॉक्टर्स के पास ही होकर आते हैं। एंड फिर मैं जब उन्हें रिजल्ट देती हूँ ना, तो वो जो खुशी होती है ना, वो ही नेक्स्ट लेवल होती है। हर ट्रीटमेंट के बाद हमें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम ब्लीच कराएं तो हमें धूप में जाना अवॉइड करना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स प्रिकॉशन फॉलो नहीं करते, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखो, प्रिकॉशंस फॉलो करना, हम तो, मेरी जो बेसिकली बैकअप टीम है ना, मतलब मेरे को नहीं लगता किसी की इतनी सॉलिड फॉलोअप टीम होगी जितनी सॉलिड मेरी फॉलोअप टीम है। मतलब हम ट्राई करते हैं 99.9% क्लाइंट्स को आफ्टर केयर मतलब प्रिकॉशंस बार बार रिमाइंड करवाते हैं, ऑडियोज भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं, उन पे कॉल करके चेक्स रखते हैं कि आप आफ्टर केयर करो, प्लीज़ करो, अपनी फ़ोटो भेजो, रिजल्ट कैसा चल रहा है, क्या स्किन केयर आप फॉलो कर रहे हो, पूरे गाइडेंस देते हैं। एंड उसके बाद भी क्लाइंट फॉलो नहीं करता तो देखो, साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं आता, बट यही है कि जितना अच्छा रिजल्ट मैं दे पाऊंगी या दे सकती हूँ उतना नहीं आएगा ना। फिर क्लाइंट को प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे ना। मतलब अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको डाइट तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। अगर आप जिम जाके KFC खा रहे हो, डोमिनोज खा रहे हो, मैकडोनल्ड्स खा रहे हो, तो फिर फर्क तो पड़ता है ना। मतलब आप हेल्दी नहीं रहोगे। तो मतलब मुझे लगता है अगर आप इतना अच्छा ट्रीटमेंट करवा रहे हो, मेरे पास आके कोई फेशियल करवा रहे हो, तो उसके बाद अच्छे से प्रिकॉशंस फॉलो करो। तो एडवांस ट्रीटमेंट में कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट हर किसी के लिए अलग हो और समटाइम्स किसी को कोई रिएक्शन हो जाए या फिर सेटिस्फेक्शन ना मिले, तो ऐसी सिचुएशंस आप कैसे हैंडल करते हो? देखो, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सबकी स्किन अलग है ना। तो सबके रिजल्ट्स, मतलब हम रिजल्ट्स तो ट्राई करते हैं सबको मैक्सिमम दें, बट थोड़ा बहुत रिजल्ट्स अफेक्ट करते हैं आपकी स्ट्रेस से, आपकी मेंटल पीस से, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी प्रिकॉशंस लेने से, आफ्टर केयर फॉलो करने से। मतलब थोड़ा सनस्क्रीन लगाना शुरू करना चाहिए क्लाइंट को, है ना। थोड़ा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जो कि हम अपना बेस्ट देते हैं उन्हें गाइडेंस देने का कि आप करो। बट हाँ, थोड़े से क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता है रिजल्ट अकॉर्डिंग टू कैसा वो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं एंड कैसी वो केयर कर रहे हैं। बट आपने सुना होगा स्किन केयर और फेयरनेस ट्रीटमेंट को लेकर इंडस्ट्री में काफ़ी मिसकंसेप्शन है, तो क्या आपने कभी फील किया कि लोग गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं? देखो, आप दाल मखनी खाते हो, ठीक है, आप एक ढाबे की भी खाते हो और आप एक 5 स्टार से भी खाते हो। अब दाल मखनी ढाबे की अगर आप खाने जा रहे हो तो आपको पता है ना, मतलब आजकल कोरियन जो टर्म है ना, वो हर जगह, कोई हाइड्रा फेशियल कर रहा है वो भी यूज कर रहा है, कोई ब्लीच कर रहा है वो भी यूज कर रहा है, कोई क्लीन अप कर रहा है वो भी यूज कर रहा है। तो क्लाइंट को ना आई गेस अवेयर होना चाहिए कि भाई कोरियन एग्जैक्टली कहाँ से करवाना है। कहीं से भी लोग कुछ भी करवा रहे हैं। तो अगर आपको पता है, अगर आपको दाल मखनी खानी है ढाबे की, तो आपको पता है कैसे सर्कमस्टांसेस होंगे। अगर आप 5 स्टार से खाने आ रहे हो तो फिर तो बात ही अलग है ना। तो क्वालिटी होनी चाहिए। प्लस आई वुड, मतलब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे लेके जाऊंगी। कोरियन किसने करना स्टार्ट करा था? आई स्टार्टेड कोरियन, मैंने नाम ही कोरियन का खुद रखा था। मतलब
किसी को नहीं पता था कोरियन क्या होता है, कोरियन ग्लास स्किन स्टार्ट ही मैंने किया था। एंड उसके बाद लोग कोरियन में फेशियल भी हो गए, आजकल अगर आप स्किन केयर्स भी लोग निकाल रहे हैं तो कोरियन के नाम से निकाल रहे हैं। कोरियन टर्म इतना हिट हो गया, इसलिए मैं कह रही थी मैं एक ट्रेंड सेटर हूँ कि मतलब अगर मैं कुछ भी लाती हूँ ना, परमानेंट मेकअप का ट्रेंड लाई, वो बहुत ज्यादा हिट हो गया। कोरियन टर्म आज देखो लोग कुछ भी कर रहे हैं, बट देखो जो स्मार्ट क्लाइंट होता है ना, जो सेंसिबल क्लाइंट होता है, उसे पता होता है उन्हें कहाँ जाना है। तो क्या हर ट्रीटमेंट एक जैसा असर करता है या फिर स्किन टाइप और हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट और रिजल्ट्स दोनों अलग अलग होते हैं? देखो हर ट्रीटमेंट मतलब मेरे तो कुछ ही बेस्ट सेलर्स हैं, है ना, बट जो भी क्लाइंट आते हैं ना, हम उसको बेस्ट गाइडेंस देते हैं, उनके फेस के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट जाएगा। और हम क्लाइंट से पहले पूछते हैं कि आप ये प्रिकॉशंस ले सकते हो, अगर आप रेगुलर आ सकते हो। कोई फेशियल्स होते हैं जो सिटिंग्स बेस्ड होते हैं, तो हम क्लाइंट को सारी गाइडेंस देते हैं। अगर क्लाइंट ओके करता है तभी हम वो प्रोसीजर्स फॉलो अप करते हैं। फिर तो जब आप क्लाइंट को ट्रीटमेंट देते हो तो आप कब और कैसे डिसाइड करते हो कि कैसे रेकमेंड करते हो कि हाँ ये आपके लिए सही है? देखो क्लाइंट जब भी मेरे पास आता है, मैं उन्हें पर्सनली कंसल्ट करती हूँ, मैं क्लाइंट की स्किन एनालाइज करती हूँ, मैं उनकी बैक हिस्ट्री पूछती हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि वो डॉक्टर्स के पास से 2-2 साल के ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, या इधर उधर कहीं से 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि कोई भी क्लाइंट डॉक्टर के बाद अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू सोचो। तो मुझे वहाँ पे एक प्राउड फीलिंग भी आती है कि दिव्या, हाँ यार, इस डॉक्टर के पास से क्लाइंट आए, और क्योंकि हम हिस्ट्री पूछते हैं कंसल्टेशन में, आपने क्या क्या करवाया हुआ है, आप क्या स्किन केयर फॉलो कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली वैरी तो करता है, बट मैं बेस्ट ट्राई करती हूँ कि क्लाइंट को बेस्ट गाइडेंस दूँ, एंड क्लाइंट को अच्छे से हम बताएं क्या प्रिकॉशंस लेने हैं एंड सब कुछ। बट इन सब में आजकल आपको पता है सोशल मीडिया इतना ट्रेंडिंग हो चुका है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो सबके लिए सेफ होती है या फिर हर किसी को अडैप्ट नहीं करना चाहिए? देखो कोरियन 100% सेफ है अगर आप प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हो। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको डाइट लेनी पड़ेगी, अगर आप आज एक वाइट कपड़ा पहन रहे हो तो आपको गंदगी से दूर रहना होगा, है ना। ऐसे अगर कोरियन कर रहे हो तो कोरियन के सिंपल सनस्क्रीन वगैरह लगाना होता है, इतनी ईजी केयर होती है, वो फॉलो करना होता है, जो कि हम गाइडेंस देते भी हैं क्लाइंट्स को। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी एडवाइस दें जो उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि आगे चलकर वो जो मिस कर देते हैं उनकी स्किन परफेक्ट ना हो। कृपया करके सब सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के पास से भी आते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं, वो सनस्क्रीन ही नहीं लगाते हैं। मतलब इंडिया में ना मुझे लगता है इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी भी सनस्क्रीन की। अगर मैं पूछती हूँ ना सनस्क्रीन, लोग बोलते हैं पॉन्ड्स की क्रीम लगा रहे हैं, ओले लगा रहे हैं, मतलब आई वोंट नेम द ब्रांड्स, बट लगाओ, अच्छी बात है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, नहीं लगाना चाहिए, बट सनस्क्रीन जरूर लगाओ। सनस्क्रीन लगाना, अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे ना तो 90, मुझे लगता है इतने सारे क्लाइंट्स को मोर देन, मतलब मैं कहूँगी 70% 80% क्लाइंट्स के फेस पे पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन होता ही आपको इसलिए क्योंकि आप सनस्क्रीन नहीं लगाते। हाँ, और भी रीजंस होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, और भी कुछ स्किन केयर की गलती हो सकती है, बट मेजरली अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे तो आप बचे रहोगे। तो प्लीज सनस्क्रीन लगाओ। अक्सर जब हम अपनी जर्नी में इतना अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइवल्स होते हैं जो फेक कंट्रोवर्सी या कुछ भी फेक हमारे अगेंस्ट कहते हैं। तो इन सब नेगेटिव कमेंट्स को आप कैसे इनको फेस करती हैं और इमोशनली खुद से स्ट्रांग रहती हैं? या देखो पहले तो ना मैं बहुत बैकलैश हो जाती थी, मैं बहुत अफेक्ट होती थी, बट कहते हैं ना आप अपनी लर्निंग से ही सीखते हो। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बनाती आई हूँ। मतलब एक टाइम था जब मैं बहुत अफेक्ट होती थी, बट आज मेरे को अफेक्ट, मैं कुछ किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ बोलता है, बोलता रहे, कितने लोग क्या क्या बातें बोलते हैं, बोलते रहे। इतने क्लाइंट्स भरे रहते हैं, मेरे पास इतना काम होता है। और मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, आज आप आईफोन लेने जा रहे हो, मुझे ये बात समझ नहीं आती, अगर आप आईफोन ले रहे हो तो आप आईफोन सर्विस सेंटर या आईफोन वालों के पास जाके बोलोगे ना ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप नोकिया वालों के पास थोड़ा ना जाके बोलोगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। वो मतलब सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कुछ भी है, तो आप मेरे पास आओगे ना। आप मतलब कोई फेक ही होगा ना जो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारा फॉलोअप सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हम क्लाइंट को इतने अच्छे से सब कुछ समझाते हैं, गाइडेंस देते हैं। आफ्टर केयर में अगर क्लाइंट को किसी क्लाइंट को होता है कि मुझे दिव्या से ही बात करनी है, कितने क्लाइंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली अपने नंबर्स देती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है क्लाइंट की ना थोड़ी सी वो होती है कि नहीं पूछते रहना, और
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो जवाब देते हैं, हम क्लाइंट को सॉल्व करते हैं, हम क्लाइंट को बुलाते हैं और ठीक करते हैं। अगर बाई चांस क्लाइंट को होता है ना कि नहीं दिव्या मुझे 70% रिजल्ट आया, आपने तो मुझे 80% बोला था, तो मैं बोलती हूँ ना हाँ ये लो, ये रहा सॉल्यूशन, करो फॉलो करो, हो गया, क्लाइंट नेक्स्ट मंथ आता है हैप्पी होता है। तो क्लाइंट को हैप्पी करना मेरी वो है। बट अगर आईफोन के पास गए हो, आईफोन लिया है, तो आईफोन वालों के पास ही जाओगे ना बाद में, कैसे कंट्रोवर्सीज, कैसे कुछ बोल, देखो हर कोई आपको लाइफ में दबाएगा, नीचे गिराएगा, मुझे लगता है बहुत कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है वैसे, बट मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। मतलब खुद ही लोगों को ना आंसर्स मिलते हैं। आज भी मेरे पास वेटिंग चल रही होती है, आज भी क्लाइंट्स भरे हुए हैं, लोग खाली बैठे हैं, बहुत लोग खाली बैठे हैं, क्या चल रहा है, मतलब लेट इट बी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इतने स्ट्रगल और रूमर्स के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आपने क्या अचीव किया, तो आप अपनी कौन सी बड़ी अचीवमेंट बताना चाहेंगे? सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है कि क्लाइंट डॉक्टर्स को छोड़ के भी ना मेरे पास आते हैं। वो मैंने एक ब्रांड वैल्यू, वो एक ट्रस्ट, वो एक आइडेंटिटी बिल्ड करी है, वो मेरी अचीवमेंट है। कि अगर आज आप मानोगे, क्लाइंट अगर मेरे पास आया, क्लाइंट ने पहले जो भी करवाया, रिजल्ट नहीं मिला, क्लाइंट मेरे पास आया, नाउ द क्लाइंट इज सेटिस्फाइड। अगर क्लाइंट को कल को फिलर करवाने हैं, कुछ डॉक्टर से कुछ भी बुटॉक्स या कुछ भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स कराने हैं ना, आई हैव बिल्ड दैट रिलेशंस विद माई क्लाइंट। कि क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, दिव्या ये करा लूँ, इस डॉक्टर के पास आई हूँ, ये करा लूँ, मुझसे एक वो पूछते हैं कि ये ठीक है या नहीं, और मैं बोलती हूँ कि ठीक है, मतलब जो भी मेरी एक्चुअल एडवाइस होती है, मतलब आई डोंट क्रिटिसाइज अबाउट एनीवन एल्स। तो जब आपने अपना नया घर लिया, ड्रीम कार ली, तो फीलिंग कैसी थी? मेरी ड्रीम कार ये नहीं है, ये तो मेरी फर्स्ट कार थी। एंड मैंने अपने बचपन में अपने आप को वादा किया था, मैं फर्स्ट कार लग्जरी लूंगी और खुद लूंगी, सेल्फ अर्न्ड लूंगी, बट दिस इज नॉट माई ड्रीम कार। एंड यस, घर मुझे एक अपनी सेफ प्लेस चाहिए थी, क्योंकि दादी का भी था ना, मतलब लोग मुझे पूछते थे ना कहाँ रहती है, तो मेरा इतने सारे घर है आज भी, तो मतलब मुझे वो एक अपना सेफ प्लेस चाहिए था। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, वो मेरा एक ड्रीम था सबसे पहला, कि मैं अगर स्टैंड होंगी ना, अगर मैं इंडिपेंडेंट होंगी, तो मैं सबसे पहले घर लूंगी, एंड वो मैंने अचीव कर लिया। जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचती हैं, अर्ली स्लीपलेस नाइट और स्ट्रगल, तो आपको कैसा फील होता है? आज अगर मैं मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे तब मैंने सोचा ही नहीं था कभी मैं इतना आगे पहुंच जाऊंगी। मैंने तो बहुत कुछ मांगा, मतलब बहुत थोड़ा सा मांगा था, बट मेरे हिसाब से मेरा रब बहुत मेहरबान था, गुरुजी बहुत मेहरबान थे कि उन्होंने मुझे इतना दिया। मैंने थोड़ा मांगा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दिया। इंस्टाग्राम पे ना कोट्स आते हैं गुरुजी के, तो मैं ना बहुत बड़ी गुरुजी बिलीवर हूँ। शायद कुछ लोग ना मजाक भी उड़ाते हैं मेरे बारे में, गुरुजी की बेटी बोलती रहती है अपने आप को, बट मैं दिल में, और जब मैं गुरुजी से बातें करती हूँ ना, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप ही मेरा सब कुछ हो। एंड लोग शायद मांगते होंगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं बोलती हूँ गुरुजी आप संभाल लेना। फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का पर्सनल कॉन्फिडेंस पे क्या इम्पैक्ट है? फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर गर्ल के लिए। मतलब आपके पापा के पैसे, जैसे मेरे को हर चीज़ के डिसीजंस पहले पापा से या घर वालों से लेके करने पड़ते थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप डिसीजंस पूछ पाछ के ही लेते हो, मतलब अपनी लाइफ के। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही मज़ा है अपने पैसों का। देखो पापा के पैसे उनके हैं, ठीक है, जो मेरा हस्बैंड होगा वुड भी उसके पैसे उसके हैं, लेकिन जो मेरे पैसे हैं और खुद डिसीजंस लेना, कुछ खरीदना है, कुछ करना है, तो मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता। और मुझे लगता है लाइफ में ना हर लड़की को ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपके पापा बहुत रिच हैं, चाहे आपका हस्बैंड बहुत रिच है, बट अपने पैरों पे खड़े होके अपने पैसे खर्चने का जो मज़ा है ना, वो किसी के पैसों में नहीं है। तो मेजर माइलस्टोन अचीव करने के बाद नेक्स्ट गोल का अप्रोच क्या है? देखो गोल जो था ना मेरा, वो तो अगर मैं गोल अचीव करना चाहती तो मैं 2 इयर्स पहले ही अचीव कर लेती, जो मेरे गोल्स थे, जो अभी भी हैं। बट ना मेरा ना गोल्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी था मेरा। जैसे मेरे पास 2 इयर्स पहले से ही फ्रेंचाइजी की बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं कि हमें फ्रेंचाइजी चाहिए, आपका नाम चाहिए, हम पैसे लगा देते हैं। बट ना मेरे को था, मेरा ना एक ब्रांड, जो मेरा नाम है वो मेरा एक ब्रांड है, और मेरा एक छोटा बेबी है, मैं किसी को वो ऐसे नहीं दे सकती। मुझे पहले ना पूरे अप्स एंड डाउन्स, लूप होल्स, सारा सिस्टम, ऑटोमेशन, सब कुछ परफेक्ट करना था। मेरे जैसे जो क्लाइंट्स ही हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वही मुझे बोलते थे अपनी फ्रेंचाइजी दे दे, हम यहाँ खोल लेते हैं, यहाँ खोल लेते हैं। बट मैंने हर किसी को ना बोला है। अगर बहुत सारे मेरे फ्रेंचाइज जिनको चाहिए थी वो देख रहे होंगे ना, वो बोलेंगे कि बिल्कुल सही बोल रही है लड़की, बिकॉज मैंने आज भी मेरा फ़ोन भरा हुआ है कि मुझे मुंबई की फ्रेंचाइज चाहिए, मुझे चंडीगढ़ की चाहिए, मुझे वहाँ गुड़गांव की चाहिए, मुझे यहाँ की चाहिए, वहाँ की चाहिए। बट मेरे को था कि मुझे ना
चाहे मैं लेट करूँ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कहते हैं ना, तो चाहे धीरे धीरे करो, लेकिन जब करो ना तो धमाका होना चाहिए। तो मुझे पता है कि अगर मैं तब फ्रेंचाइजी 2 इयर्स पहले ही सबको दे देती, बांट देती, मनी वाइज सोचती, तो शायद आज मैं बहुत हिट होती। बट ब्रांड वाइज मुझे हिट होना था, मुझे अपना नाम कभी डूबने नहीं देना, कभी नीचे नहीं होने देना। तो चाहे रुक के करूँगी बट नेक्स्ट लेवल करूँगी। तो गोल मेरा यही है ऑब्वियसली कि हर जगह दिव्या हो, एंड होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। तो बिग अकम्पलिशमेंट्स होने के बावजूद ग्राउंडेड रहने का अप्रोच क्या है? हाँ जी, ग्राउंडेड रहने हाँ। की यार क्या है हमारा ना, सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। मतलब अगर गुरुजी ना होते, गुरुजी ना चाहते तो मैं कुछ भी नहीं बन पाती। तो मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए, आप जहाँ मर्जी पहुँच जाओ। और मेरे पापा एक चीज़ कहते हैं कि ना, उसी पेड़ को फल लगते हैं जो झुका हुआ होता है। तो झुक के रहो हमेशा, किसी को क्या नीचा दिखाना है, किसी को क्या एटीट्यूड देना ना, क्या वो रहना। ग्राउंडेड तो हर किसी को रहना चाहिए। मतलब फल लगना है, अगर अच्छा आगे बढ़ना है लाइफ में, तो हमेशा नीचे होके चलो। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप एक फ्लैशी लाइफ जीते हो, बट आपको कभी अपने फेलो इन्फ्लुएंसर को देखकर ऐसा लगा है कि यार ये ज्यादा अच्छा कर रहा है, मुझसे बेटर कर रहा है, उसका सच नाम बताऊं, ज्यादा है मुझसे? कभी भी नहीं। इतना टाइम ही नहीं है यार, अपना काम कर ले वही बड़ी बात है। और जब अपना बंदा एक खुद अपनी लाइफ में खुश होता है ना, वो किसी और को देख के वो नहीं हो सकता जेलस या कंपैरिजंस वगैरह। मेरा वो फोटे ही नहीं है, नॉट माय टाइप, नॉट यू आर सेटिस्फाइड? एग्जैक्टली 100%। आप आजकल देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स फर्स्ट कॉपी बैग को इतना सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, स्टोरीज डालते हैं, उनको दिखाते हैं हम रियल बैग है हमारा गुच्ची का। और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं बट वो बिजनेस क्लास में जाके स्टोरी डालते हैं, इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स करते हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है? या देखो, मैं तो बिल्कुल ट्रू रहती हूँ, मैं तो बिल्कुल ग्राउंडेड हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रांड से। अगर मेरे पास गिने चुने थोड़े से जो भी बैग्स होंगे वो पड़े होंगे, मुझे कोई शोशा वाला वो नहीं है कि मेरे। देखो मुझे लगता है आपको ना ब्रांड कि, मतलब मेरा जो प्रोस्पेक्ट है कि मुझे ना ब्रांड नहीं चाहिए मेरे को शोकेस करने के लिए। मैं अपने आप में ब्रांड हूँ। मुझे इतने पैसे नहीं खर्चने। हाँ, कभी खर्चने होते तो खर्च लेते, बट ऐसा नहीं है कि हाँ मैं नॉर्मल मार्केट्स में जाके शॉपिंग नहीं करती या मैं सिर्फ एम्पोरियो में घुसी रहती हूँ। मतलब मैं तो ये मिक्स हूँ कि मतलब मतलब मैंने बहुत सारी गर्ल्स ऐसी देखी है जिनके बैग में पैसे नहीं होते और वो इतने महंगे महंगे बैग लेके घूम रही है। असली है नकली है मुझे नहीं पता, मैं कुछ कमेंट पास नहीं करूंगी, बट मुझे लगता है आपका ना बैकअप स्ट्रांग होना चाहिए। ये तो सोशल लाइफ है यार, ये तो लाइफ टाइम चलती रहेगी और हवाबाजी में कुछ नहीं रखा। मुझे लगता है जो आप हो ना वो ट्रू रहो। मैं आज तक बिजनेस क्लास में नहीं बैठी तो मैं नहीं बैठी, और मैं प्राउडली बोलूंगी कि मैं नहीं बैठी, क्योंकि मुझे वर्थ इट ही नहीं लगा। मैं 3-4 घंटे की फ्लाइट के लिए बिजनेस क्लास नहीं लूंगी भाई। मेरे को अगर 50,000 की टिकट मिल रही है तो मैं 2 लाख की टिकट नहीं वेस्ट करूंगी। लेकिन वो भी एक टाइम आएगा। वो टाइम कब आएगा? जब मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो उसका प्राइस क्या है, तब मैं बैठूंगी। अभी मैं ठीक है ना, मैं वहां पे जाके अच्छा स्टे लूंगी, मैं एक्सटेंड कर लूंगी अपना ट्रिप। आपने अपनी जर्नी में इतना स्ट्रगल फेस किया है, इतने फाइनेंशियल इश्यूज आपने देखे हैं, बट आजकल आप देख रहे हैं कि इतनी लड़कियां हैं जो कुछ ही नहीं कर रही, सिर्फ उनका एक ही मोटिव है कि यार किसी पैसे वाले बिजनेसमैन से शादी करो और लाइफ सेट करो, वो ही अपना कोई बिजनेस खोल के दे देगा। तो इस पर आपका क्या टेक है? यार मुझे लगता है कुछ लोग ना सिर्फ पैसों से अमीर हैं। पैसे, मैं बोलती हूँ कि हाँ बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे होने के बाद भी आप अकेले हो, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई सुकून ही नहीं है। आप हॉस्पिटल में भी हो तो आप अगर अकेले हो, आप कितना ही पैसों से क्या कर लोगे ना। तो मुझे लगता है पैसे तो मैं कमा ही रही हूँ और आगे बहुत कमा लूंगी, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन, जो सुकून मिलता है ना आपको अपनों के होने का, एंड एक पीसफुल लाइफ, मेंटल पीस, वो पैसा नहीं दे सकता। तो पैसा है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है। एंड मैं नहीं मानती कि अगर किसी के पास पैसे है तो वो अमीर है। जिसके पास सुकून है, जिसके पास चैन की नींद है, जिसने किसी के साथ गलत नहीं किया, जिसकी अपब्रिंगिंग्स अच्छी हैं, जो एक अच्छा नेचर वाला है ना, वो असली अमीर है। मनी इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। नॉट एवरीथिंग, एग्जैक्टली। आजकल रूमर्स हैं कि लोग इलीगल तरीके से इजी मनी कमा रहे हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है इस तरीके का, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार मेहनत इतनी करो, हसल इतनी करो। मेरे को तो लगता है मेरे बारे में भी रूमर्स होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बंदा चढ़ रहा होता है ना, उसके लिए तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो इतनी हसल करो, इतनी मेहनत करो कि लोग लीगल पैसे भी इलीगल बोले। मुझे तो ये लगता है, बताओ, यू हैव मेड इट। कि जब आपको लोग बोलने लग जाए ना कि नहीं भाई ऐसा, और रूमर्स है यार, लोगों का काम है बोलना, कहाँ है क्या है, कुछ भी नहीं है, रूमर्स है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डेफिनेटली।
एज यू आर एन इन्फ्लुएंसर तो आप डेफिनेटली इतने इवेंट्स में जाती होंगी, तो आपने देखा होगा कि इतने इन्फ्लुएंसर्स आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो आपके सामने आपके वेल विशर बनते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, पर जैसे ही आप वहाँ से जाते हैं तो वो आपकी बिचिंग करते हैं। तो आपका क्या टेक है इस पे? क्या मुझे लगता है आजकल ये बहुत कॉमन है, मतलब मैंने तो बहुत देखा है, इसलिए ना मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, इसलिए मेरे ना बहुत कम फ्रेंड्स हैं। मतलब सबको ही पता होगा मैं किसी के अंदर इतना नहीं घुसती, ना मैं किसी से इतनी बात करती। मेरी फ़ोन पे एक्चुअली किसी से बात होती ही नहीं है, मतलब सिर्फ काम से काम रख के ओके बाय हो जाता है। मतलब जितना आप किसी में घुसोगे ना उतना मुझे लगता है ये चीज़ें होंगी। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, शायद लोगों को भी इतना मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी उस हूँ ही नहीं, उस इवेंट में इतना अलग से दिखती ही नहीं हूँ। मैं हर किसी से स्वीट रहती हूँ, हर किसी से गुड टर्म्स रख के हेलो हाय बाय। मैं किसी के अंदर घुसती नहीं, कोई बिचिंग नहीं वैसा वाला मेरे साथ मैं तो नहीं करती। बट येस आई हैव सीन पीपल, बट ठीक है सबका अपना होता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो जब आपको अपने बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि हाँ इसने ऐसा कहा और आप उसको ट्रू फ्रेंड मानती हो, तो आपको कैसा लगता है? यार मेरे जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो मेरे बारे में बोल ही नहीं सकते, वो मेरी बैक भी ना मेरी सिर्फ तारीफ करते हैं। और इवन जो मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं मैं भी उनकी तारीफ करती हूँ, जो ट्रू फ्रेंड्स हैं। और बाकी जो सोशल मीडिया वाली इंडस्ट्री है उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मतलब लोग तो कहेंगे ना, किसी का मुंह नहीं रोक सकते, और मैं किसी को जाके थोड़ा ना बोलूंगी। बहुतों का ना नेचर होता है लड़ना, कि वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। मतलब आई हैव सीन इन दिस इंडस्ट्री, बट मुझे लगता है आप किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते। बोलने दो ना जिसको जो बोलना है, आप अपना आगे चलो। आप क्यों किसी के अफेक्ट क्यों हो रहे हो? वेरी ट्रू। आजकल इन्फ्लुएंसर्स में कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया है, तो आपको कौन सा इन्फ्लुएंसर बहुत क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर लगता है अपना? ये कॉम्पिटिटर क्या क्या कंपटीशन है, मतलब क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आजकल लोग? अपसेल ही तो कर रहे हैं ना चीज़ों को। असली कंपटीशन तो तब होता है जब लोग अपना स्ट्रगल दिखा रहे होते, काम दिखा रहे होते, है ना। वो आप सोच सकते हो कि हाँ मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा करे, बट ऐसा कोई कर ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कोई इन्फ्लुएंस असली वाला इन्फ्लुएंस है ही नहीं। मतलब अपनी एक्चुअल लाइफ दिखाना, अच्छी अच्छी बातें बताना, है ना, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। आजकल देखो हर इन्फ्लुएंसर को आके नेगेटिव कुछ भी बोल दो, नेगेटिव। क्यों नेगेटिविटी फैलाना, पॉजिटिविटी फैलाओ एंड अच्छा अच्छा बोलो। कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफ को बहुत ही हैपनिंग, परफेक्ट और ग्लैमरस दिखाते हैं सोशल मीडिया पर। तो आपको लगता है कि वो कुछ रियलिटी हाइड कर रहे हैं अपनी? यार सब कुछ ही फेक है ना। मतलब आप देखो कहाँ पे रियल है, कुछ रियल है ही नहीं। मैं तो सबको क्लोजली, मतलब क्लोजली भी क्या, सबका सब कुछ पता ही होता है सबको। सब कुछ फेक है यार। मुझे लगता है असली लाइफ में जीना चाहिए, फेक नहीं करना चाहिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं, सिर्फ अपनी ब्रांड डील्स के लिए? यार बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, बट अगर आप मेरा टेक इसमें लोगे तो मेरा तो फर्स्ट पर्पस है काम करना। मेरा फर्स्ट फोटे है काम करना, जो मेरा, मैं उसी से ही फ्री नहीं होती। अगर कुछ प्रोडक्ट्स मुझे सच में लाइक बहुत सारे ब्रांड्स मेरे को अप्रोच करते हैं, बट मैं सारे ब्रांड्स नहीं लेती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब कितनों को मैं बोल देती हूँ नहीं यार इसका ये अच्छा नहीं है, मुझे पहले मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ। अगर मुझे वो सूट नहीं करा है, मुझे नहीं ठीक लगा, तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज मेरी ना जो ऑडियंस है ना वो सारी मेरे काम रिलेटेड है। क्योंकि जो मैं एक्चुअल बोलूंगी वो लोग खरीदेंगे, वो लोग लेंगे। तो पहले मैं जेन्युइनली वो ट्राई करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो अच्छा है तभी मैं रिकमेंड करती हूँ, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करती। मतलब मुझे नहीं लगता दिन के 10 फेस वॉशेस तो मैं भी दिखा सकती हूँ, 10 मॉइस्चराइजर, एक 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 एक। मैं खुद पागल हो जाती हूँ लोगों की स्टोरीज देख के, मैं तो स्किप कर देती हूँ। तो मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब लोग करते हैं, सबका अपना अपना होता है, बट मेरे को नहीं समझ आती ये बातें। आजकल हर किसी को इंस्टाग्राम पे फेमस होना है, काफ़ी प्रोफाइल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फेक फॉलोअर्स ले रहे हैं। तो वो उस फेक फॉलोअर्स की वजह से जो रियलिटी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन जो इतने टैलेंटेड हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या मुझे लगता है इंस्टाग्राम का ना एल्गोरिथम होता है, आप फेक फॉलोअर्स लोगे आपकी रीच ही नहीं बढ़ेगी। मतलब मुझे नहीं लगता फेक फॉलोअर्स लेने चाहिए। अगर लेने होते तो मैं तो फिर कब के बढ़वा के बैठ जाती हूँ। और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो असली में फेक फॉलोअर्स बढ़वा के बैठे हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता उसका कोई सेंस है। जितना आप ऑर्गेनिकली आगे बढ़ोगे ना उतना बेटर है, और करते रहो। मतलब मैं तो ऐसे पोस्ट करती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे किसी को वो करना है, मेरे कोई कंपटीशन है, मुझे मार्केट में दिखना है। मुझे जो सही लगता है मैं वो इंस्टाग्राम पे आके करती हूँ। मैं कोई फिल्टर्स नहीं रखती हूँ कि भाई मैं कुछ बोल रही हूँ कुछ है ऐसा। जो मैं हूँ रियल हूँ, तो मुझे लगता है वैसे रहो, खुद बढ़ जाओगे यार। धीरे धीरे बढ़ोगे लेकिन बहुत बढ़िया बढ़ोगे। आप आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स का क्या फ्यूचर देखते हो? यार फ्यूचर अगर आप ऑर्गेनिक रहोगे ना तभी आप आगे चल पाओगे। अगर आप ऐसे ही बस
हम मतलब आजकल इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरी कैसे देखती हूँ मैं, मतलब मैं अगर किसी की देखती हूँ टक 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 स्किप स्किप स्किप, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब ऐसे ही है, यूजलेस है। तो मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर अगर हम ऑर्गेनिक रहेंगे ना, क्योंकि आजकल ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है, लोगों को पता होता है कौन रियल है, कौन फेक कर रहा है, कौन सिर्फ सेल्स कर रहा है। तो मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक रहो, बिल्कुल सही रहो एंड गुड इन्फ्लुएंस दो, बिकॉज हमारी ऑडियंस हम पे सच में ट्रस्ट करती है ना। उनके लिए तो हम ही मतलब हमें ही देख के वो अगर कुछ ले रहे हैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक रहना चाहिए और ट्रू रहना चाहिए। जो वर्थ इट है वो ही बताओ, ऑडियो मतलब इंस्टा पे आके ऐसे कुछ भी नहीं बताना चाहिए। जो लोग सेम प्रोफेशन पाथ चूज करना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे? मतलब फोकस्ड रहो, हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन्ड रहो एंड मतलब कंसिस्टेंट रहो, चलते रहो, करते रहो। वैसे पटेल नगर से रजौरी का सफ़र 30 मिनट्स का होता है, ठीक है, लेकिन अगर मेरी तरह जाना है तो बहुत साल लग जाएंगे। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है एंड गिर के वापस बाउंस बैक करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस चलते रहो, कंसिस्टेंट रहो और एक पावर में बिलीव करो, जैसे मैं गुरुजी में करती हूँ, अपने आप को सरेंडर कर दो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा एंड कभी भी डीमोटिवेट नहीं रहना है, तुम ही सबसे बड़ा अपने लिए मोटिवेशन। चलिए अब शुरू करते हैं रैपिड फायर, जो कि इंस्पायर्ड है कॉफी विद करण से। तो लेट्स सी आप कितना क्विक जवाब देते हो। ठीक है। अगर आपको अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए एक ओवर द टॉप एक्ट करना हो तो क्या करेंगी? मेरा कोई क्रश ही नहीं है पहली बात तो, सच में। और अगर हाँ मुझे राहुल को इम्प्रेस करना है तो मैं क्या करूंगी यार, वो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है, उसको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप में आपका सीक्रेट टैलेंट क्या है जो पार्टनर को इम्प्रेस कर दे? सीक्रेट टैलेंट है साइलेंट प्रॉमिस। मतलब अगर हमारी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना लड़ाई हो गई बट रिस्पेक्ट करना, और जितनी मर्जी लड़ाई हो गई बट वो एक रिस्पेक्ट मेंटेन करना, और एक वो पता होता है कि नहीं मैं राहुल के लिए खड़ी हूँ, राहुल मेरे लिए खड़े है। तो वो मेरा साइलेंट वाला वो है। इंडस्ट्री में किसी क्लाइंट या इन्फ्लुएंसर को सीक्रेटली कॉपी करती हो, येस और नो? एब्सोल्युटली नॉट। लोग मुझे करते हैं एंड कॉपी भी नहीं कहूंगी मैं, पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम मी। मतलब मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, शायद इन्फ्लुएंसर भी हूँ, बट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, कॉपी मुझे लगता है कोई किसी को नहीं करता यार। मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं, कॉपी क्या, हम सीखते ही तो है ना हर एक दूसरे बंदे से। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता लोगों को देखने का, बट मैं वेस्टर्न कल्चर्स को जरूर देखती हूँ। देखो, आप अपने पार्टनर को सीक्रेटली स्टॉक करती हो या ओपनली पूछ लेती हो? मैंने राहुल का फ़ोन कभी चेक नहीं करा। मुझे लगता है रिलेशन में ना ऐसी आपकी बात ही नहीं आनी चाहिए कि आप चुपके से फ़ोन चेक करो या आपको कुछ डिलीट करना पड़े। मेरे लिए तो है कि अगर मैं कुछ डिलीट भी कर रही हूँ ना तो मैं चीट कर रही हूँ, तो मैं तो डिलीट भी नहीं करती। और व्हाट यू गिव यू गेट। तो राहुल भी ऐसा है, मतलब बहुत कूल वाइब, सुकून वाइब है यार। हम में वो नहीं होता फ़ोन चेकिंग या स्टॉक करना एक दूसरे को। हम ओपन है, हमारे फ़ोन खुले होते हैं, लोगों के पासवर्ड भी छुपे होते हैं, हम तो ओपन है। अगर आपको अपने पार्टनर के लिए एक फिल्मी प्रपोजल प्लान करना हो तो क्या करेंगी? फिल्मी प्रपोजल मैं करूंगी, बट फिर राहुल को पता लग जाएगा ऐसे तो, मतलब आगे जाके मुझे ऐसा करना है। बट चलो बता देती हूँ, कुछ और प्लान कर लूंगी। अभी तक जो मैंने सोचा था कि जैसे प्राइवेट जेट आ रहे हैं, प्राइवेट जेट से वो नीचे बिल्कुल आई लव यू, कुछ बर्थडे हैप्पी, मतलब कुछ ऐसा करना था, बट पता नहीं कब होगा, बट होगा जरूर। अगर आपको अपने करियर में एक ट्रेंड परमानेंटली हटा देना हो तो कौन सा होगा? ट्रेंड या शोशा का, आई थिंक जो हो ना वो रियल रहो। इंस्टाग्राम की लाइफ डिफरेंट होती है और आपकी असली लाइफ डिफरेंट होती है। भाई क्यों आप किसी को सोशली इंप्रेस कर रहे हो ना, आप अपनी असली लाइफ में जियो और असली लाइफ में खुश रहो। इंस्टाग्राम पे दिखाने का कोई फायदा नहीं है। मतलब मुझे लगता है ट्रू रहो, बिल्कुल ट्रू रहो। अगर आपको एक सेलेब या इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करने का मौका मिले, किसको चूज करोगी और क्यों? मुझे शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे को बहुत कम लोग अच्छे लगते हैं, बट जो उसकी मतलब मुझे शाहरुख खान इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। वो हर जगह अपनी वाइफ को आगे रखते हैं, और मैं ना बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में मानती हूँ, और मुझे लगता है आपका ना बॉन्ड पर्सनल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपने पार्टनर को चीट करके या गलत करके या किसी का दिल दुखा के आगे नहीं बढ़ सकते। तो शाहरुख खान हमेशा अपनी वाइफ को आगे रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए मुझे वो पसंद है। एक प्रोडक्ट के बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती, कौन सा है वो? ब्लशर, भर भर के ब्लशर लगाते हो, और शायद अभी भी ब्लशर दिख रहा होगा मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा। आपके लिए सैलून में कौन सा मोमेंट सबसे एम्बैरेसिंग था?
सैलून में मोमेंट एम्बैरेसिंग, या जब मैं ना टचअप वगैरह करा रही होती हूँ क्लाइंट, क्योंकि मुझे क्लाइंट हर जगह मैं नेल्स कराऊं कुछ भी कराऊं, पर जब मैं टचअप करा के वो बैठी हुई मतलब टचअप होता है ना हेयर कलर, क्लाइंट आके बात करते तो मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है कि नहीं मुझे मुझे अभी नहीं करनी बात, हर जगह क्लाइंट मेरे साथ आसपास, तो वो वाला मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। अगर एक सेलिब्रिटी को पर्सनली मेकओवर देना हो तो आप किसको चूज करोगी? उर्फी जावेद, वो बहुत फैशनिस्ट है और मेरे को है कि मैं कभी तो उसको मेकओवर करूंगी। एक ऐसी चीज जो आपके पार्टनर करते हैं और आपको बहुत इरिटेट करती है? मेरे से मेरा सारा खाना खा जाते हैं वो यार, मतलब मैं भी फूडी हूँ बट मेरा खाना मैं नहीं दे सकती, मेरा सारा खाना खा जाते हैं, इतना मोटा हो गया वो। ज्यादा पैसा या ज्यादा प्यार, अगर एक चूज करना हो? प्यार ऑब्वियसली। अगर एक सेलिब्रिटी को डेट कर सकती हो तो वो कौन होता? सेलिब्रिटी ऐसा कौन है? फवाद खान। एक गलती जो आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में की? गलती मैं ना बहुत लेट स्टार्ट करा, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ना धीरे धीरे करती हूँ, मुझे थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए, मतलब व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ वर्क, तो मुझे थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप एक रूल बना सकती जो सबको फॉलो करना पड़े तो वो क्या होता? कि यार डबल फेस मत रहो, मतलब ना मुझे लगता है कि हर जगह में जहाँ देखती हूँ लोग ना बहुत ना कुछ बोलते हैं होते कुछ हैं, बिल्कुल ट्रू रहो ना, जो हो क्यों इम्प्रेस करना ना, बिल्कुल ट्रू बॉन्ड रखो, और नहीं होता तो मत रखो, क्यों फेक करना। आपका एक ऐसा सीक्रेट जो दुनिया नहीं जानती? मेरा एक सीक्रेट कि मैं बहुत खाती हूँ, मैं परांठा भी खाती हूँ, मैं कोई डाइट वाइट फॉलो नहीं करती हूँ, मैं पूरी फूडी हूँ, मतलब भर भर के किलो के हिसाब से राहुल और मैं खाना खाते हैं, नॉट प्लेट्स, किलो के हिसाब से, बट फिर भी देख लो मैं मेंटेन, ठीक है। तो दोस्तों आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। दिव्या की जर्नी से हमें पता चला कि स्ट्रगल सिर्फ एक चैप्टर है, अगर आपके पास हिम्मत है, पेशेंस है, तो आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच दिव्या, आपने अपनी जर्नी हमारे सामने इतनी खुल के, इतनी ऑनेस्ट तरीके से शेयर की। थैंक यू। थैंक यू, बहुत मजा आया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, एच टॉक्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती रहें। तब तक अपने सपनों को चेस करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।